This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. राइट सो नाउ वी हैव टू एलईडीज लेट इट सपोज जैसे हमने लास्ट सेशन में सिंगल एलईडी को रखा था तो अब हम इसकी जगह पे दो एलईडीज को ड्रॉप कर लेते हैं. तो दिस इज द एलईडी. मैं इसको स्टार्टिंग से ही रोटेट कर लेता हूँ. ठीक है, और रोटेट करके हमने इसको यहाँ ड्रॉप कर लिया. नाउ वी हैव टू एलईडीज. राइट, double click on this D question mark, assign the name D1, and double click on second question mark, assign the name D2. Right, so first LED is D1 and second LED is D2. I have connected this LED from pin number 13 and pin number 12. Now I have to connect ground. तो ग्राउंड कनेक्ट कर लिया, दोनों को आपस में शॉर्ट करके मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर लिया. ग्राउंड करने का मेथड आपको बताया था कल, राइट क्लिक प्लेस टर्मिनल ग्राउंड. ठीक है, राइट क्लिक प्लेस टर्मिनल एंड ग्राउंड, ऐसे हमने यहाँ पे ग्राउंड ड्रॉप कर लिया. फिलहाल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो कोई दोबारा से नीड नहीं है ग्राउंड कनेक्ट करने की. ठीक है, अब हमारे पास अगर टू एलईडीज हैं तो हमें जो प्रोग्राम है वो टू एलईडीज के अकॉर्डिंग बनाना होगा. जो आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझे मैसेज में पूछ लीजिएगा आप. ठीक है, तो अगर अब हमारे पास टू एलईडीज होंगी तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन किया इंट एलईडी इक्वल्स टू 13, तो सेकंड डिफाइन कर रहे हैं हम इंट एलईडी 2 इक्वल्स टू 12. सेम टू सेम पिन मोड में हमने बोला एलईडी 1 कॉमा आउटपुट, और एक और एलईडी ले लेते हैं दैट इज एलईडी 2 कॉमा आउटपुट. नाउ व्हाट वी वांट, जो ये सर्किट है हमारा, इसमें हम चाहते हैं कि पहले फर्स्ट एलईडी ऑन हो, फिर सेकंड हो, फिर फर्स्ट हो, फिर सेकंड हो, फिर फर्स्ट हो, फिर सेकंड हो. मतलब ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा. एक टाइम पीरियड में एक एलईडी ऑन रहेगी और एक के बाद एक एक सेकंड के बाद दोनों एलईडीज ऑन होती चली जाएंगी. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे हमने यहाँ पे बोला है डिजिटल राइट, लूप के स्टार्टिंग में डिजिटल राइट एलईडी 1 कॉमा हाई. इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एलईडी 1 को लो करना है, और जब एलईडी 1 लो होगी तो एलईडी 2 को हाई करना है. तो इसी के साथ साथ मैंने ये कोड नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, डिजिटल राइट एलईडी 2 कॉमा हाई. मतलब कि जिस टाइम पे एलईडी 1 लो हो जाएगी उसी टाइम पे एलईडी 2 हाई हो जाएगी. राइट, अब ये लूप यहाँ से रिटर्न करेगा, और जब रिटर्न करेगा तो 1 वाली एलईडी हाई होगी, और जब 1 वापस हाई होगी तो 2 को लो हो जाना चाहिए, जबकि हमने 2 को लो करने का कोड नहीं लिखा है. अगर हमें सिर्फ सिंगल टाइम रन करना है तो ये कोड सही है, क्योंकि 1 हाई होगा, आफ्टर 1 सेकंड 1 लो हो जाएगा, 2 हाई हो जाएगा. ये तो करेक्ट है, एक टाइम पे एक एलईडी चल रही है, 1 सेकंड का डिले, एक के बाद एक चल रही है. बट अगर इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम में ले जाएंगे तो ये लूप रिपीट होगा, और जब लूप इसके बाद रिपीट होगा तो 2 हाई रहेगी और 1 सेकंड बाद 1 भी हाई हो जाएगी, बट 2 लो नहीं हो पाएगी. इसलिए हमें यहाँ पे स्पेशली डिफाइन करना होगा डिजिटल राइट एलईडी 2 कॉमा लो. अब इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं एक बार हम क्विकली. ठीक है, कंपाइलेशन डन हो गया है. प्रोटियस में चलते हैं. प्रोटियस में जाके मैंने अपने सर्किट को प्ले कर लिया, क्योंकि भाई सेम प्रोग्राम में बार बार एडिट कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये बोल रहा है अच्छा ये सेम प्रोग्राम तो मैं एडिट कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने अभी सेशन की स्टार्टिंग में ये सर्किट अभी बनाया था, पहले से बना हुआ नहीं था. इसका मतलब जो ये कंट्रोलर है इसके पास अभी कोई प्रोग्राम नहीं है. जब भी ऐसा होगा तो इसमें किस टाइप की एरर आएगी, लिखा हुआ आएगा एवीआर प्रोग्राम प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड. तो हमारे एवीआर में प्रोग्राम डिफाइन नहीं है, तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको आर्डिनो बोर्ड के ऊपर, और अपने कंट्रोलर एवीआर में अपना प्रोग्राम बंद कर लेते हैं. प्रोग्राम कहाँ है हमारा, डेस्कटॉप में. डेस्कटॉप में किस नाम से, फर्स्ट ईयर 1 स्टैंडर्ड डॉट हेक्स. इवन आप चाहें तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हेक्स फाइल है वो अभी क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है. उसके लिए आप यहाँ टाइम स्टैम्प देख सकते हैं. यहाँ टाइम स्टैम्प में लिखा हुआ है 1440, मतलब जो अभी का टाइम हो रहा है 240, और 31 मई की डेट आ रही है. इसका मतलब ये हेक्स फाइल जस्ट अभी क्रिएट हुई है. डबल क्लिक ओके एंड देन प्ले. प्ले करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो एलईडी है वो 1 बाय 1 आफ्टर 1 सेकेंड ऑन होती रहेंगी.
ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 एलईडीज हो जाएं तो हम एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4 से डिफाइन कर लेंगे। एक टाइम पे एक ऑन रखेंगे, रेस्ट को लो कंडीशन में डाल देंगे। एक टाइम पे एक ऑन करना है, रेस्ट को लो कंडीशन करना जरूरी है, वरना जब लूप रिपीट होगा तो फिर एरर्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वन टाइम के लिए तो सही चलेगा, बट रिपीटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हमें जब भी हम किसी एलईडी को हाई करते हैं तो उसको बाद में लो करना भी मस्ट होता है। ठीक। लेकिन अगर हम 4 एलईडीज की बात करें और हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम हो गया पिन, पहले ऊपर चलते हैं, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे दिखाता हूँ आपको। इसके बाद हो जाएगा इंट, जैसे हमने लिखा इंट एलईडी 2, तो इसके बाद लिखेंगे हम इंट एलईडी 3 इक्वल्स टू 11, इंट एलईडी 4 इक्वल्स टू 10, फिर पिन मोड एलईडी 3 आउटपुट, एलईडी 4 आउटपुट, फिर डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई, एलईडी 2 लो, एलईडी 3 लो, एलईडी 4 लो, डिले एलईडी 1 लो, एलईडी 2 हाई, 3 लो, 4 लो, डिले 1 लो, 2 लो, 3 हाई, 4 लो, डिले 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 हाई, डिले रिपीट। तो ऐसे हम कर सकते हैं, बट ऐसे करके ये जो प्रोग्राम है ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसी चीज को मिनिमाइज करते हैं, अपना नेक्स्ट लूप देखते हैं कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट लूप है, डेट इज कॉल्ड द फॉर लूप। आई होप आपने ये सी लैंग्वेज में फॉर लूप पढ़ा होगा। इसका जो सिंटेक्स है मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर लूप एक टाइप का फाइनाइट लूप होता है। ये फाइनाइट लूप जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि आपको कोई भी एलईडी ऑन ऑफ जो करानी है, सिंगल एलईडी भी करानी है, वो आपको सिंगल टाइम करानी है तो वो वॉइड सेटअप में चली जाएगी। आपने बोला इनफाइनाइट टाइम करानी है तो वो वाइड लूप में चली जाएगी। बट आपने बोला कि उसको सिर्फ 5 टाइम्स कराना है तो वो किस में जाएगी? फॉर लूप में, क्योंकि फॉर इज अ काइंड ऑफ फाइनाइट लूप एंड वाइड लूप इज अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। बट अब ये फॉर लूप प्लेस कहाँ होगा? क्योंकि जो फॉर लूप है उसको प्लेस तो हम सिर्फ वॉइड सेटअप या वॉइड लूप में कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्राम जो रहेगा वो आइदर वॉइड सेटअप या वॉइड लूप में रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। दैट इज डिफरेंट थिंग कि अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं तो अल्टीमेटली फंक्शन की कॉलिंग भी वॉइड लूप या वॉइड सेटअप के अंदर ही होगी, भले या फंक्शन वॉइड सेटअप या लूप से बाहर बनाए। बट पॉइंट ये आता है कि अगर हम फॉर लूप बनाते हैं तो फॉर लूप कहाँ प्लेस होगा? अगर हम फॉर लूप को वॉइड सेटअप में रखते हैं सपोज, तो वॉइड सेटअप में हमारी एलईडी 5 टाइम्स ऑन होके 5 टाइम्स ऑफ होगी, मतलब वो फॉर लूप एक ही बार चलेगा। अब फॉर लूप के अंदर 5 टाइम्स बोल रहे हैं आप तो 5 टाइम्स ऑन ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम फॉर लूप को वॉइड लूप में रखते हैं तो फॉर लूप इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, मतलब एलईडी 5 टाइम्स ऑन ऑफ होगी और फिर ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए रिपीट होता रहेगा। पहले 5 टाइम्स होगी, फिर 5 टाइम्स होगी, फिर 5 टाइम्स होगी और फिर इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलती रहेगी। ठीक है। और फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर int I, int a data type of integer I is a variable equals to 0. Let it suppose we are initializing a variable I from 0, then I less than equals to n। I की वैल्यू जब तक n से कम है तब तक I में प्लस प्लस और माइनस माइनस, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हमने बोल दिया स्टेटमेंट। तो फॉर लूप का सिंटेक्स है कि एक वेरिएबल हमें डिफाइन किया हमने आई को हमें इनिशियलाइज करना है 0 से। आई की वैल्यू जब तक कि उस पर्टिकुलर एन से कम होगी, एन कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपको 5 टाइम्स रन करना है तो एन 5 हो सकता है, अगर आपको 10 टाइम्स रन करना है तो एन 10 हो सकता है। तो जब भी आई की वैल्यू एन से, एन 5 10 कुछ भी हो सकता है, उससे कम रहेगी या इक्वल रहेगी, तब तक आई में आइदर इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा। एंड इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि यहाँ लेस हो, यहाँ ग्रेटर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ऑपरेटर यूज करेंगे और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आपका फॉर लूप रन हो जाएगा। तो अगर हम इस कोड की बात करें, जैसे अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अब 4 एलईडीज हैं। ठीक, 2 एलईडीज हमने प्लेस की हुई हैं, एक एलईडी और हम प्लेस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके दूर ले आया, इस वायर को डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे में क्रिएट कर रहा हूँ मैं वायर को अब, राइट। इसके बाद मैं और एलईडी यहाँ पिक करके ड्रॉप कर लेता हूँ। सो एलईडी, इसको रोटेट कर लिया मैंने। एलईडी 2 के बाद एलईडी 3 एंड एलईडी 3 के बाद एलईडी 4। नाउ डबल क्लिक ऑन दिस डी क्वेश्चन मार्क एंड असाइन द नेम D3। डबल क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क एंड असाइन द नेम D4। Now connect pin number 11 to D3 and pin number 10 to D4. Connect both these circuits together. Connect this to this. All short. Now place right click place terminal ground. जो मैंने किया वो एक shortcut method है, ठीक है। Otherwise the method is right click place terminal and ground. So now we have 4 LEDs connected at 13, 12, 11 and 10 respectively. Then let's go to programming part. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉइड सेटअप में अगर सबको डिफाइन करूंगा तो वो प्रोग्राम उसी तरह से हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, तो लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सब कुछ हटा दिया, वॉइड सेटअप से भी हटा दिया पूरा प्रोसेस,
और void loop में भी जितना भी कोड है वो सब भी रिमूव कर दिया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ब्लैंक हो गया। या एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एज इट इज रहने देते हैं, नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू प्रोग्राम। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। नो, ओके, दिस इज आवर न्यू प्रोग्राम नाउ। वॉइड सेटअप में मैंने बोला सबसे पहले फॉर इंट आई इक्वल्स टू, आई को इनिशियलाइज करते हैं। आई को कहां से इनिशियलाइज कर लेते हैं? 13 से, बिकॉज वी हैव 4 LEDs स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 10. So I have write there I equals to 13, I less than और I greater than equals to 10. I की वैल्यू 13 से स्टार्ट हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। I की वैल्यू जब तक 10 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगी तब तक I में डिक्रीमेंट होगा, I माइनस माइनस, बिकॉज वी हैव टू कम टू 10 फ्रॉम 13। तो 13 to 10 आने के लिए ऑब्वियस कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा या डिक्रीमेंट करना होगा। अब फॉर लूप को स्टार्ट किया और उसके अंदर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने स्टेटमेंट दी डिजिटल, सॉरी नॉट डिजिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल पिन मोड आई कॉमा आउटपुट। हमने सिंपली बोल दिया कि आई एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसको हम आउटपुट की तरह डिक्लेयर कर रहे हैं। और आई क्या है? 13 से 10 तक की पिंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये वॉइड सेटअप के अंदर फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू होगी 13, तो पिन मोड के अकॉर्डिंग 13 पिन आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगी, फिर आई में डिक्रीमेंट होगा और 12th हो जाए, आई की पिन, आई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 13 माइनस 1 इज 12। फिर 12 आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर 11 आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर 10 होगा और फिर 11 से 10 आएगा और 10 आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगा। अब 10 से 9 पे जाएगा, लेकिन 9 पे तब जाएगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 9 पहुंचेगी वैसे ही ये लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमने बोला पिन मोड आई कॉमा आउटपुट। तो 13, 12, 11, 10 सारी पिंस को हम एक साथ आउटपुट की तरह डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिले सर्किट का यूज करते, ठीक है, अगर हम डिले सर्किट का यूज करते तो डिले सर्किट के केस में हमें मतलब डिले का यूज करते तो डिले सर्किट नहीं, सिर्फ डिले स्टेटमेंट का। अगर हम डिले यूज करते तो इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करने में हमें 4 सेकेंड्स का टाइम लगता। जैसे अगर मैं इसके बाद बोल देता डिले, तो क्या होता? पहले हमारी 13th पिन आउटपुट डिक्लेयर होती, फिर वो 1 सेकंड के लिए वेट करता, फिर 12th पिन आउटपुट डिक्लेयर होती, फिर 1 सेकंड के लिए वेट करता, फिर 11th 1 सेकंड, फिर 10th एंड 1 सेकंड। इट मींस कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल 4 सेकंड्स लगते हैं। और मुझे पिन मोड पे सेटअप, पिन मोड के थ्रू सिर्फ सेटअप करना है, मुझे कोई आउटपुट नहीं लेना है। आई जस्ट हैव टू डिफाइन that pin we are using 13 to 12, 13 to 10, those all pins are the output pins. That's why what I am doing, I am not defining any kind of delay here, so that ये सारी की सारा एक साथ विदाउट एनी टाइम डिले आउटपुट की तरह डिक्लेयर हो जाए। अब इनको बात आती है इनको हाई करने की, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर, अगेन वन फॉर लूप, ठीक है। अब मैं इंट नहीं लिखता हूं अगर सपोज, तो इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। इंट आई नहीं लिखता हूं तो एरर आएगी, क्यों? क्योंकि आई इज अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। आई एक कोई डिक्लेयर्ड वेरिएबल नहीं है या फिर कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, ये यूजर डिफाइंड कैटेगरी में जाएगा और यूजर को बताना पड़ेगा कि आई का डेटा टाइप क्या है। पॉइंट ये आता है कि आई का डेटा टाइप इंट तो हम ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? क्यों ये उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आई जो आपने डिफाइन किया है वो आपने वॉइड सेटअप के अंदर डिफाइन किया है, वॉइड सेटअप के अंदर डिफाइन किया या फिर बाद में आप वॉइड लूप के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आई जो डिक्लेयर हुआ है वो उस पर्टिकुलर लूप के लिए डिक्लेयर हुआ है। आई इंट डिक्लेयर हुआ है बट उस पर्टिकुलर लूप के लिए। आई को ये नहीं पता लगा कि वो एक क्या है, इनिशिएट। हेलो, am I audible to you guys? Let me check, wait. हेलो, ओके। तो अगर हम आई को दो अलग अलग लूप्स में डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में हमें ये नहीं पता, आई को ये नहीं पता लगा कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। अगर हम वॉइड सेटअप से पहले या वॉइड सेटअप के बाहर या वॉइड लूप के बाहर, दोनों में से किसी के भी बाहर, अगर हम सबसे ऊपर जैसे हम अभी तक लिखते आए थे इंट एलईडी इक्वल्स टू 13, वहां पे हम लिख देते इंट आई, तो उसको डिक्लेयर हो जाता आई इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब है कि वो सबके लिए है, ठीक। अब इसलिए हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा इंट आई इक्वल्स टू, अगेन 13 से मैंने इनिशियलाइज कर लिया, फिर मैंने सेम कंडीशन बोल दी आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर उसके इक्वल है तब तक आई में डिक्रीमेंट होगा, आई माइनस माइनस,
और इसके अंदर आ जाते हैं अब। ठीक, आप ब्रेसेस का बहुत ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में, अगर कोई भी करली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस मिस हो गए या कोई ऑपरेटर मिस हो गया तो प्रोग्राम में एरर आएगी। जैसे आपने देखा अभी मैंने ये फॉर लूप लिखा, इसके बाद मैंने जब करली ब्रेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, एक एंड वाला अपने आप से लग गया, ये वाला, जबकि ये पहले नहीं था, पहले ये था सिर्फ। ठीक है, तो अब मैं बीच में यहाँ पे जाके डिफाइन कर देता हूँ डिजिटल राइट। सबसे पहले मैंने बोला आई कॉमा हाई, सबसे पहले 13th हाई हो गई। अब हम चाहते क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एलईडीज को 1 बाय 1 ऑन करूँ, पहले 13th हो, फिर 12th हो, फिर 11th हो, फिर 10th हो। अगर हम इसको पिन मोड आई कॉमा आउटपुट की तरह छोड़ दें और कोई डिले ऐड ना करें तो चारों पिन एक साथ आउटपुट डिक्लेयर हो रही हैं, उसी तरह यहाँ पे चारों पिन एक साथ हाई हो जाएंगी। बट व्हाट आई वांट कि मैं इसको एक एक करके हाई करूं, बीच में 1 सेकंड का डिले हो, इसलिए मैंने बोला पिन मोड डिजिटल राइट आई कॉमा हाई एंड आफ्टर दैट डिले ऑफ 1 सेकंड। पहले इतना ही प्रोग्राम रन करके देखते हैं, फिर आगे इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे। तो प्रोग्राम का नाम है हमारा फर्स्ट ईयर 2, सेव। अब क्या करना है, हमें स्केच एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। चलिए कंपाइल हो रहा है, तब तक हम प्रोटीएस में आते हैं। अब प्रोटीएस में अगर हम देखें तो प्रोटीएस में हमने जो पहले प्रोग्राम रन किया हुआ था इस कंट्रोलर में, वो हमारा प्रोग्राम कौन सा था, फर्स्ट ईयर 1 का। लेकिन अब जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया वो क्या है, फर्स्ट ईयर 2। तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, लोकेशन को चेंज करना होगा। फर्स्ट ईयर 1 से अब हम चलेंगे फर्स्ट ईयर 2 में। हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट ईयर 2 डॉट इनो डॉट स्टैंडर्ड हेक्स 253 पे हमने ये क्रिएट किया, ओके किया, प्ले किया, तो हमारी एलईडीज अब 1 बाय 1 ऑन होंगी। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ आफ्टर एवरी 1 सेकंड। अब ये जब लूप रिपीट होगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने एलईडीज को ऑन किया बट ऑफ नहीं किया। तो ऑफ नहीं किया तो दोबारा से जब ऑन होगी तो पता ही नहीं लगेगा ना हमें कि दोबारा ऑन हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक्चुअल में जो ये फॉर लूप है ये तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए चल रहा है वॉइड लूप के अंदर। लेकिन हमें नहीं फील हो पा रहा है क्योंकि हम एक बार हाई करके छोड़ दे रहे हैं, और हाई के बाद दोबारा हाई करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने कोई लाइट ऑन की और आप दोबारा उस बटन को प्रेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पे एक ही ऑन रहे, तो मैंने यहाँ पे बोला क्या, पहले हमने डिजिटल राइट आई कॉमा हाई किया था, फिर डिले लिया था 1 सेकंड, और अब मैं बोल रहा हूँ डिजिटल राइट आई कॉमा लो। अब मैं उस आई को लो कर देता हूँ। अगेन स्केच एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। अब आई के बाद डिले, आई कॉमा लो के बाद डिले होना या नहीं होना चाहिए ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको रन कर लेते हैं। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आई के बाद डिले, आई लो के बाद डिले होना चाहिए कि नहीं, चैट बॉक्स में। ठीक है, यस और नो। मीनवाइल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ। फर्स्ट एलईडी ऑन हो रही है, फिर सेकंड, अभी तो सेम ही चल रहा है प्रोग्राम, इसका मतलब प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है अभी तक। यस, अभी कंपाइलेशन चल रही है। ओके, कंपाइलेशन इज डन। नाउ लेट्स डबल क्लिक। नो, डबल क्लिक की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम तो सेम है। प्ले करते हैं सिंपली। फर्स्ट एलईडी ऑन होगी, फिर उसके बाद सेकंड ऑन हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ हो जाएगी, फिर थर्ड ऑन होगी, सेकंड ऑफ हो जाएगी, और फिर फोर्थ ऑन होगी, और फिर ये प्रोसेस रिपीट में आ जाएगा। ठीक, अब आप में से मुझे बताइए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और अगर कोई डाउट्स हैं इसके अलावा तो वही पूछ सकते हैं आप, क्योंकि अब मैं टॉपिक चेंज करूंगा। नहीं बताएगा कोई कितना टाइम लग रहा है?
ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल 4 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। कैसे? हमने बोला 13th को हाई करना है, 13th को लो करना है। उसके बाद हमने 13th को लो किया, 1 सेकंड का डिले लिया दोनों के बीच में। लेकिन लो के बाद जब हम दोबारा हाई कर रहे हैं तो हमारा कोई भी डिले नहीं है। 4 एलईडीज हैं, 4 टाइम्स ये प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि 13th से हमने जो डिफाइन किया है लूप, वो 13 से 10 तक किया है। तो 13th, 12th, 11th, 10 काउंट आता है 4 का। इसका मतलब ये लूप सिर्फ 4 सेकंड्स के लिए चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल देता डिले, तो क्या होता? पहले 13th हाई होती, फिर वो 1 सेकंड वेट करता, फिर 13th लो होती, फिर अगेन 1 सेकंड वेट करता, क्योंकि यहाँ पे एक और डिले ऐड हो गया है। तो 13th हाई 1 सेकंड, 13th लो 1 सेकंड, 12th हाई 1 सेकंड, 12th लो 1 सेकंड, फिर 11th हाई 1 सेकंड, 11 लो 1 सेकंड, 10 हाई 1 सेकंड, 10 लो 1 सेकंड। इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है। और अगर हम इस डिले को हटा दें, जैसे अभी चल रहा है, अगर ये डिले नहीं है तो अभी कैसे चल रहा है? 13th हाई 1 सेकंड, 13th लो 12th हाई 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 12th लो 11th हाई 1 सेकंड, 11th लो 10th हाई 1 सेकंड, एंड देन रिपीट हो जाएगा ये लूप। क्लियर होगा आई थिंक ये टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, फाइल न्यू, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस एडवांस की तरफ चलते हैं। अभी हमने सिंपली एलईडीज को ऑन ऑफ करके देखा और मल्टीपल पिंस को एक साथ कैसे यूज करना है ये चेक कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक सेंसर के साथ इसको इंटरेक्ट कराते हैं। अभी हम प्ले कर रहे हैं, एलईडी अपने आप से ऑन ऑफ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन को प्रेस करूँ या जब कोई सेंसर एक्टिवेट हो तो एलईडी ऑन हो, और जब सेंसर डीएक्टिव हो जाए तो एलईडी ऑफ हो जाए। इसको आप अपने रोबोट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं कि आप फॉरवर्ड का बटन प्रेस करें तो फॉरवर्ड रोटेट करे। जैसे हमने कल चेक किया था, मैंने अपने बॉट चला के दिखाया था आपको, तो उसमें हमने देखा था जब मैं फॉरवर्ड का बटन प्रेस कर रहा था तो फॉरवर्ड चल रहा था, रिवर्स के बटन से रिवर्स चल रहा है। तो वही चीज हमें अब करनी है कि हम किसी सेंसर का डेटा रीड कराएं या फिर हम किसी बटन का डेटा रीड कराएं, ठीक है। हम रूम में एंटर कर रहे हैं, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएं, इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि सेंसर अपने आप एक्टिवेट होगा, कंट्रोलर को बताएगा और कंट्रोलर उस फर्दर आउटपुट परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, ठीक है। नया प्रोग्राम मैंने क्रिएट कर लिया है, इसको बंद कर देते हैं, नया सर्किट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो नए सर्किट के लिए मैं अब सिंपली यहाँ पे 4 एलईडीज में से 3 एलईडीज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और एक हम यहाँ पे ग्राउंड लगा देते हैं, एक हम ले लेते हैं बटन। बटन प्लेस किया हमने 0 पिन पे, ठीक है। बटन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अभी अगर हम सेंसर लेंगे तो जो हमारा सेंसर है, अभी अगर हम सेंसर ले लेते हैं तो सेंसर खुद से हाई नहीं होगा, हमें उसे मैनुअली हाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसको पूरा हार्डवेयर पे परफॉर्म करेंगे और प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेंगे और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्वियस है कि वो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली एक इनपुट जनरेट करेगा। बट जब हम सिमुलेशन पे वर्क कर रहे होंगे तो सिमुलेशन पे कोई सेंसर तो काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, सेंसर का जो इनपुट है वो मैनुअली प्रेस करना होगा या मैनुअली पास करना होगा। तो मैं इसलिए उसके प्लेस पे सिंपली एक बटन ले रहा हूँ कि मैं बटन को प्रेस करूंगा तो आइदर 1 या 0 का लॉजिक चला जाएगा, ठीक है। तो हमने बटन ले लिया। अब बटन की 2 पिन्स हैं, आपको दिख रही हैं, 2 पिन्स हैं। एक पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 0 से सपोज, और दूसरी पिन को मुझे अब कहाँ कनेक्ट करना है बताएंगे आप लोग मुझे, कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मैं लास्ट वीक मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी पीएलसी के सेशन से रिलेटेड, ठीक है। और जब मैंने ये पीएलसी की वर्कशॉप की थी तो वो मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि मैं वर्कशॉप करा रहा था तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सिखा रहा था, आपको भी सिखा रहा हूँ। अगर आपको सही लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तभी आप रुके हुए हैं इस वर्कशॉप में। अगर मैं आपको नहीं सिखा पा रहा होता तो आप छोड़ के चले जाते अभी तक डेफिनेटली, ठीक है। तो आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सीख तो सब रहे थे लास्ट तक, लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रहा था किसी भी बात का, ना यस ना नो, ना मैसेज में ना माइक में। इसलिए मैंने उस वर्कशॉप को वहीं के वहीं एंड कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो इसीलिए आप मुझे रिस्पॉन्स करते रहिए, ठीक है। अब मेरे पास मैसेज आया है,
गौरव सिंह का कि हमें इस बटन की पिन को वन वन में कनेक्ट करना है। वन का मतलब क्या हुआ आपका गौरव? पिन नंबर वन से कनेक्ट करना है। तो देखिए हम जरा एलईडी की बात कर लेते हैं पहले। पिन नंबर वन से कनेक्ट करना है गौरव, आप कह रहे हैं नहीं पिन नंबर वन से कनेक्ट नहीं होगा। क्यों, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। डी वन से पहले, डी वन से पहले मतलब पिन नंबर 13 पे या ग्राउंड पे? देखिए मेरी बात सुनिए आप पहले। जैसे एक एलईडी है, ठीक है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है, अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं उसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके सिर के ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। देखिए जो एलईडी है, एलईडी की हमारे पास टू पिंस हैं, एक है हमारी पॉजिटिव जंक्शन और एक है नेगेटिव जंक्शन, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव जंक्शन को पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एलईडी है उसको हम कोई भी लॉजिक पास करेंगे, और वो लॉजिक हम कहाँ से पास करेंगे, उसको पिन नंबर 13 से पास करेंगे। तो डेट लॉजिक मे बी ऑफ वन एंड डेट लॉजिक मे बी ऑफ जीरो। अगर वो लॉजिक वन आएगा तो एलईडी ऑन होगी, और अगर वो लॉजिक जीरो आएगा तो एलईडी ऑफ होगी। बट देर इज वन कंडीशन है कि जो एलईडी है उसकी जो नेगेटिव पिन है डेट शुड ऑलवेज बी ग्राउंड, ग्राउंड टू कंप्लीट द पाथ। अगर पॉजिटिव जंक्शन से प्लस आएगा या वन का सिग्नल आएगा और नेगेटिव जंक्शन में ऑलवेज जीरो रहेगा, तो वन और जीरो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमारी एलईडी ऑन होगी। अगर D1 में, D1 के पॉजिटिव जंक्शन पे, एलईडी के पॉजिटिव जंक्शन पे जीरो आएगा, दूसरे जंक्शन पे यानी कि नेगेटिव जंक्शन पे ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो और जीरो दोनों जंक्शन पे होने से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के ना आने से एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। ये तो हो गई बात एलईडी की। अब बटन की बात करते हैं। बटन का काम क्या है? जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये बटन एक लॉजिक पास करेगा, किसको? आर्डिनो को। आर्डिनो एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पिन है ये एज अ इनपुट वर्क करेगी। पिन नंबर जीरो विल वर्क एज अ इनपुट, बाय बिकॉज इन दिस केस बटन विल प्रोवाइड द लॉजिक टू आर्डिनो, मतलब कि आर्डिनो सिंक की तरह काम करेगा और बटन के लॉजिक पे काम करेगा। क्योंकि आप सिंपली ये कह रहे हैं जब बटन ऑन होगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, मतलब बटन इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस फॉर दिस। तो बटन से तो इनपुट आएगा, लेकिन बटन कोई भी, बटन तो इनपुट, बटन क्या करेगा, आर्डिनो क्या करेगा, एज अ इनपुट रीड करेगा, बट बटन तो अपनी तरफ से आउटपुट दे रहा है ना, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपकी बात करता हूँ, या आपके कॉलेज की बात करूँ, या आपके कॉलेज के एचओडी की बात करते हैं सिंपली। एचओडी अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो क्यों क्यों दे रहे हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन? अगर एचओडी के पास, आपके एचओडी के पास, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या है, राइट्स हैं। एचओडी के पास क्या है, पावर है। अगर एचओडी के पास पावर ना हो तो एचओडी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। इन दी सेम वे अगर ये जो बटन है, इस बटन, अगर ये बटन हमारे आर्डिनो को कोई भी लॉजिक पास करेगा, डेट मे बी ऑफ वन, डेट मे बी ऑफ जीरो, बट वो तभी पास करेगा जब उसके पास खुद से कोई लॉजिक होगा, उसके पास खुद से कोई पावर होगी। अनटिल एंड अनलेस उसके पास कोई पावर नहीं होगी, वो कोई भी टाइप का लॉजिक पास नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बटन है, बटन का जो हमारा सेकंड पिन है, जो हमारा अभी ब्लैंक है, उस प्लेन को हमें किससे कनेक्ट करना होगा, पावर से कनेक्ट करना होगा, सो दैट बटन के पास पावर हो और बटन प्रेस होते ही वो पावर हमारे आर्डिनो को चला जाए और आर्डिनो उसको रीड कर ले, इनपुट कर ले। इसलिए अब चलते हैं अगेन, राइट क्लिक विंडो पे कहीं भी राइट क्लिक, प्लेस टर्मिनल एवं एंड पावर। ये मैंने पावर को कनेक्ट कर दिया अपने ग्राउंड, सॉरी, बटन से, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं कैसे कनेक्ट किया, राइट क्लिक, प्लेस टर्मिनल एंड पावर, सिंपली, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि बटन के पास पावर है, बटन को जब प्रेस करेंगे तो हमारी एलईडी को ऑन कराना है। अब एलईडी को ऑन कराने के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल सा। अब आते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। इंट, देखिए कुछ कुछ के माइंड में ये भी आ सकता है, एक मिनट के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ यहीं पे, कि अगर ये हो ही ना, ठीक है, और हम कुछ ऐसा कर दें, बटन के पास पावर है, बटन प्रेस करेंगे, पावर एलईडी को जाएगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। करके भी दिखा देता हूँ इवन में आपको, हो भी जाएगा, हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस आर्डिनो कंट्रोलर? हम इसको स्मार्ट बना रहे हैं बेवजह में, जबकि बिना उसके यूज हो जा रहा है। बिना इतनी सारी प्रोग्रामिंग करने की भी जरूरत क्या है? एक बटन परचेज करते हैं, एलईडी परचेज करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हाई लेवल पे सोचते हैं। अगर केस ये होता कि बटन प्रेस करने के 5 सेकंड्स के बाद एलईडी को ऑन करना है, या बटन प्रेस करने के 5 सेकंड्स के बाद एलईडी को ऑफ करना है, तो आप इस सर्किट से नहीं कर सकते थे। आपको टाइम डिले की रिक्वायरमेंट पड़ती, और टाइम डिले आप एक टाइप का टाइमर डिवाइस लगाते या फिर एक कंट्रोलर लगाते, जैसे भी हमने आर्डिनो लगाया था। थोड़ा सा और एडवांस चलें, अगर हम रोबोट की बात करें, आपने बोला अपने बॉट को फॉरवर्ड जाना है,
तो फॉरवर्ड तो आप चला देंगे, फिर जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड के लिए आप मोटर लगा देंगे, फॉरवर्ड चला जाएगा। जब आप बोलेंगे रिवर्स जाना है तो रिवर्स कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक मोटर ले ली, फिर से पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तभी हम आगे चलेंगे। मैंने एक मोटर ली, ठीक है, और एक बटन ले लेते हैं, जैसे अब हम ये एलईडी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और ये ग्राउंड प्लेस करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले जंक्शन, जो मोटर का ऊपर वाला जंक्शन है वो पॉजिटिव है, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया बटन से, ठीक। प्ले किया, मैंने बोला क्लॉकवाइज, यस ये तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, गुड, हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन प्रेस करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो, लेकिन दोनों ऑपरेशन साथ होने चाहिए। साथ होने का मतलब कि अब मेरे पास दो बटन है, एक बार में एक बटन से क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक बटन से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मुझे अब एक और बटन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं एक और बटन लेके आता हूँ, सर्किट को स्टॉप कर लेते हैं, एक बटन और लेके आते हैं, ठीक है। अब इस बटन का लॉजिक मैं कहाँ दूंगा? यहाँ पे दूंगा ऑब्वियस, क्योंकि जब मुझे मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा तो उसकी मुझे क्या करनी होगी? पोलैरिटीज चेंज करनी होंगी। तो ये तो पावर, बटन के पास तो पावर होगी, और वो पावर मैं किसको दे दूंगा? अब मोटर की नेगेटिव जंक्शन को दे दूंगा, और इस जंक्शन को मुझे क्या करना होगा? ग्राउंड करना होगा। तो मैंने इस मोटर के इस पिन को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए क्या ये सर्किट सही लग रहा है आपको? जब आप यहाँ से पहले फर्स्ट बटन की बात करते हैं क्लॉकवाइज की, जब यहाँ से पावर जाएगी, ये बटन फॉरवर्ड के लिए यूज किया, मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये लॉजिक यहाँ से ट्रेवल करेगा। इसके पास दो पाथ हैं, तो ये मोटर में क्यों जाएगा? ये सीधे ग्राउंड ही हो जाएगा। इतना इतना हेडेक क्यों लेगा ये? फिर ऐसे ही आप रिवर्स के लिए प्रेस करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होने के बाद सीधे कहाँ हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी, मोटर में जाएगी ही नहीं, और मोटर में नहीं जाएगी तो मोटर ऑपरेट नहीं होगी। तो इससे एक चीज बहुत क्लियर हो गई है हमारे पास, वो क्या? कि जब हमें कोई एडवांस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा तो हमें एक स्मार्ट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो स्मार्ट डिवाइस क्या होगी? कंट्रोलर। सो कम बैक टू दैट कंट्रोलर पार्ट नाउ, राइट। ये कंट्रोलर हम वापस लेके आ गए, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी किसकी? कंट्रोलर की। अब चलते हैं इसके प्रोग्राम को बनाने, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बटन पिन नंबर 0 पे है, एलईडी पिन नंबर 13 पे है। जब बटन प्रेस होगा तो एलईडी को ऑन कराना है। लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग पार्ट। तो उससे पहले मैंने डिफाइन किया इंट बटन इक्वल्स टू, बटन के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी, या पहले एलईडी डिक्लेयर कर लेते हैं, एलईडी इक्वल्स टू 13 इंट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल में और डिक्लेयर कर रहा हूँ बी एस, क्यों कर रहे हैं इसके बाद में करते हैं। वॉइड सेटअप में आ गया मैं, वॉइड सेटअप में मैंने बोला पिन मोड, पिन मोड के अंदर क्या डिक्लेयर होगा? सबसे पहले एलईडी कॉमा आउटपुट, क्योंकि एलईडी हम आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। फिर पिन मोड, बटन को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं? इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, तो वी हैव डिक्लेयर्ड बटन एज इनपुट। अब बटन एस क्या है, ये बी एस क्या है, इसका नहीं समझ में आ रहा है, अब इसको समझ लेते हैं। जब भी कोई बटन प्रेस होगा तो उसका लॉजिक होगा 1, बटन प्रेस नहीं होगा तो लॉजिक होगा 0। तो जो भी ये 1 0 के लॉजिक आएंगे वो बटन की स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये बीएस नेम का जो मैंने वेरिएबल लिया है वो इस पर्पज के लिए लिया है, सो डैट ये बटन ऑन है या ऑफ है उसके डेटा को मैं इस वेरिएबल में स्टोर करा सकूं। तो बीएस में मैं आइदर 1 स्टोर करूंगा, और बीएस में मैं आइदर 0 को स्टोर कर लूंगा। अगर बटन प्रेस हुआ तो 1 और नहीं हुआ तो 0 स्टोर कर लेंगे। तो इसका मतलब बटन स्टेट एक सिर्फ वेरिएबल है, ये कोई पिन नहीं है, इसलिए मुझे इसको पिन मोड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जैसे हम ये समझते हैं कि एलईडी एक पिन है, 13 पे कनेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या ये इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब है, कल तक मैंने आपको ऐसा ही बताया था, क्योंकि कल तक बेसिक चल रहे थे, थोड़ा सा एडवांस पे आए हैं, तो एक्चुअल लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब, एलईडी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और जिसको हम 13 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। 13 पिन नहीं है, 13 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही बी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। बीएस भी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और जो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। अब ये बात कब डिक्लेयर होगी कि ये पिन है? जब हम बोलेंगे पिन मोड। तो हमने जब बोला पिन मोड और पिन मोड में बोला एलईडी, तो उसको क्लियर हो गया एलईडी कहाँ से इनिशियलाइज हुआ था? 13 से। इसका मतलब एलईडी एक पिन है जो 13 पे कनेक्टेड है और आउटपुट की तरह डिक्लेयर हो रही है। बी एक पिन है जो 0 पे कनेक्टेड है क्योंकि 0 से इनिशियलाइज हुआ था। तो बी एक पिन है जो 0 से इनिशियलाइज हो रही है, वो एक पिन है और वो किसकी तरह डिक्लेयर हो रही है? इनपुट की तरह डिक्लेयर हो रही है। बीएस के लिए हमने कोई पिन मोड यूज नहीं किया, इट मींस बीएस कोई भी पिन नहीं है, दैट इज सिंपली अ वेरिएबल इनिशियलाइजिंग विद द वैल्यू ऑफ 0, राइट। आगे बढ़ते हैं, वॉइड लूप में आते हैं। वॉइड लूप में हमें क्या करना है? हमारी कंडीशन ये है कि जब भी बटन प्रेस होगा तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, जो भी बटन है जब वो प्रेस होगा तो उसको रीड कराना। ऊपर का आपको प्रोग्राम क्लियर होगा, नीचे वाले प्रोग्राम में आ रहे हैं तो यहाँ पे
सबसे पहला टास्क होगा जब भी बटन प्रेस होगा उसको रीड कराना, और रीड करने का जो सिंटेक्स है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। रीड करने का सिंटेक्स क्या है हमारा, 1 सेकेंड, ये जो आवाज आ रही है मैं इनको ऑफ कर दूं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं वॉइड लूप में जाके, सबसे पहले मैंने बोला डिजिटल, क्योंकि अब मैं जो सिग्नल रीड करूंगा उसका सिंटेक्स कल बताया था, वो क्या था, डिजिटल रीड। ठीक है, डिजिटल में मैंने रीड करा लिया, और किसको रीड कराना है डिजिटल में, मुझे बटन को रीड कराना है, तो मैंने बोल दिया डिजिटल रीड बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, अब जो भी डिजिटल में रीड होगा बटन से, वेदर इट इज 1 और 0, इसको स्टोर कर दो BS नेम के वेरिएबल में। तो BS में आइदर 1 स्टोर होगा और 0 स्टोर होगा। क्लियर? तो जब बटन प्रेस होगा तो हमारे पास दोनों टाइप के डेटा पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मैंने बोला इफ button state equals to 1, to compare we use double equals to, and simply I said अगर बटन की स्टेट 1 के इक्वल है तो उस केस में मुझे क्या करना है, डिजिटल राइट LED कॉमा हाई, मुझे LED को हाई करना है। ठीक है, और अगर बटन की स्टेट 1 नहीं है तो LED को लो करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था, एल्स कि अगर आप मुझे $5 देंगे तो मैं नैनीताल जाऊंगा, नहीं देंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इन दी सेम वे अगर बटन 1 होगा तो LED हाई होगी, नहीं होगा तो LED लो हो जाएगी, इसलिए डिजिटल राइट LED कॉमा लो। else loop is completed here, this is completion of else loop, this is the completion of void loop, this is the start of else loop, this is the end of if condition, this is the start of if condition, this is the start of void loop। so हमारे जितने भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ यूज किए हैं वो सब कंप्लीट हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है, सर LED को 13 वैल्यू क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे LED 13 पिन पे कनेक्टेड है, इसलिए 13 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, तो स्केच एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी सेव नहीं किया मैंने, सेव कर लेना चाहिए था, बाद में दोबारा सेव करके कंपाइल करना होगा हमें। लेट्स वेट फॉर दिस। फाइल save and save to desktop, the name is first year and first year 3 I think, save and now compile again, export compile binary। now let's go to the controller part, जब तक वो कंपाइल होगा तब तक हम यहाँ आते हैं, डबल क्लिक, ब्राउज, एक स्टेप बैक निकलना होगा हमें क्योंकि फाइल अब फर्स्ट ईयर 3 के नाम से है, ओपन कर ली। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हेक्स फाइल वहाँ क्रिएट नहीं हुई है, तो हेक्स फाइल को क्रिएट होने देते हैं, जैसे ही हेक्स फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे आपकी हेक्स फाइल शो हो जाएगी। शो हो गई, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, और उसके बाद हमने इसको यहाँ से प्ले कर दिया, प्ले तो कर दिया। ठीक है, अब मुझे बटन प्रेस करना है और मेरे बटन को प्रेस करने से मेरी LED ऑन होनी चाहिए। ठीक, तो मैं बटन को प्रेस किया, बटन को प्रेस करने से मेरी LED ऑन हो रही है। ठीक है, अब मैं बटन को रिलीज कर रहा हूँ, तो बटन को रिलीज करने से जो LED है वो ऑफ होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि LED जो है वो ऑफ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, दोबारा से बटन को प्रेस करके देखते हैं। बटन को प्रेस किया, यस LED ऑन हो रही है, फिर से क्या LED तो ऑन ही है, और बटन को रिलीज किया तो LED ऑफ नहीं हो रही है। ठीक है, पहले हम चेक कर लें क्या हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है। तो हमने प्रोग्राम में बोला अगर बटन 1 के इक्वल है तो LED को हाई करना है, बिल्कुल सही बोला। फिर हमने बोला अगर नहीं है तो LED को लो करना है, तो हमने कुछ भी गलत नहीं बोला, प्रोग्राम तो हमारा सही है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इसमें कहाँ मिस्टेक हुई है? चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, रिप्लाई कोई नहीं आया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो आप एक काम करिए, इतने इतने पोर्शन को जूम कर लीजिए, इतने को नहीं, सॉरी,
आप इतने पोर्शन को जूम कर लीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितना मैंने सेलेक्ट करके आपको अभी शो किया है ना, इतना पोर्शन आप जूम कर लीजिए। ठीक है, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और स्टॉप के बाद मैंने इसको फिर से प्ले किया। अब आप जरा कलर कोड्स पर नोटिस करिए, जो कलर्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है नीचे, ठीक है, फिर ये हमारा ग्रे कलर है। ठीक, जो ग्रे कलर है वो किसका इंडिकेटर है, ग्रे कलर इंडिकेट करता है नल लॉजिक को। नल लॉजिक का मतलब होता है ना ही जीरो ना ही वन, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो रेड कलर है ये इंडिकेट कर रहा है वन के लॉजिक को। ठीक, और जो ऊपर ब्लू कलर है डेट इंडिकेट्स द लॉजिक ऑफ जीरो। ठीक, यहाँ पे जीरो है अभी क्योंकि ये एलईडी से कनेक्टेड है, राइट, सॉरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ग्राउंड जीरो होता है, ये सबको पता है। फिर एलईडी के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो वहां पे भी ब्लू कलर है, इसका मतलब एलईडी को कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। अगर हम पिन नंबर 13 पे देखें तो वो भी हमारा ब्लू है, इसका मतलब वहां से कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा है। अगर हम बटन पे देखें तो बटन के एक टर्मिनल पे रेड है, क्यों, क्योंकि वो पावर से कनेक्टेड है और पावर से उसको वन का लॉजिक मिल रहा है। अगर हम बटन के दूसरे साइड पे देखें तो वो नल लॉजिक है, क्योंकि वहां पे ग्रे कलर है, और ग्रे कलर नल लॉजिक का मतलब उसके पास किसी भी टाइप का सिग्नल नहीं है, वेदर इट इज वन और जीरो। ठीक है, तो जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो आप नोटिस करेंगे, ठीक है, मैंने जब बटन को प्रेस किया तो बटन को प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि जो ये वन लॉजिक था ये इधर आया, राइट, मतलब बटन के लेफ्ट साइड पे आया। यहाँ आने की वजह से ये पिन नंबर जीरो पे भी आया, पिन नंबर जीरो पे आया तो रीड भी हो गया, रीड हो गया तो बटन की स्टेट वन हो गई, बटन की स्टेट वन हुई तो पिन नंबर 13 पे वन का लॉजिक चला गया। और जब पिन नंबर 13 पे वन का लॉजिक गया, आपको दिख रहा होगा पिन नंबर 13 पे रेड, तो उसकी वजह से हमारी एलईडी ऑन हो गई, इसलिए एलईडी के इस टर्मिनल पे रेड है और उस टर्मिनल पे ग्राउंड है, पाथ कंप्लीट जो कर रहा है हमारा। ठीक, तो ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल ओके चल रही है। क्या कंडीशन थी कि इफ बटन स्टेट इक्वल्स टू वन देन एलईडी इज ऑन। लेकिन जब मैं बटन को रिलीज कर रहा हूँ, यू कैन सी मैंने बटन को रिलीज कर दिया। जब मैंने बटन को रिलीज किया तो दूसरी कंडीशन क्या है एल्स में, कि अगर बटन वन के इक्वल नहीं है, तो बटन वन के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल होगा, जीरो के तो इक्वल हो सकता है। वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ लॉजिक, द फर्स्ट लॉजिक इज वन एंड सेकंड लॉजिक इज जीरो। ठीक है, अगर बटन वन के इक्वल नहीं है इसका मतलब जीरो के इक्वल होगा। अगर जीरो के इक्वल बटन है तो यहाँ पे ब्लू कलर होना चाहिए था, ग्रे कलर नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ब्लू होता तो हमारी पिन नंबर जीरो पे भी क्या आता, ब्लू कलर आता, और अगर यहाँ ब्लू कलर आता तो ब्लू कलर आने से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि एल्स के केस में बटन स्टेट जीरो के इक्वल है, इसलिए एलईडी को ऑफ करना है। तो सारा इशू किस वजह से हो रहा है, जो बटन है उसके पास जीरो नहीं आ रहा है, उसके पास हमने कोई ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए। तो हमें अब क्या करना होगा, मैंने सर्किट को स्टॉप किया, राइट क्लिक, प्लेस टर्मिनल, और मैं ये ग्राउंड लेके आया और मैंने इस ग्राउंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो मुझे ये ग्राउंड कनेक्ट करना होगा सो डैट बटन के पास भी अब ग्राउंड रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से ये होगा या नहीं होगा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ ग्राउंड चाहिए था या जीरो का सिग्नल चाहिए था, हमने इसलिए ग्राउंड लगा दिया। बट ये ऐसे करने से भी नहीं हो पाएगा, क्यों, उसका रीजन भी समझ लेते हैं अभी। अगर आप नोटिस करें इस पॉइंट पे, तो ये वन का लॉजिक होगा, यहाँ पे वन का लॉजिक होगा। मैं प्ले कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वन का लॉजिक होगा, ठीक है, रेड, और यहाँ पे ब्लू आ गया है, वेरी गुड, एलईडी ऑफ भी रहेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो ये वन का लॉजिक के पास ट्रेवल करने के लिए अब दो पाथ होंगे। पहला पाथ क्या होगा कि वो कहाँ जा सकता है, ग्राउंड पे जा सकता है, नीचे ग्राउंड पे जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि वो पिन नंबर जीरो पे जा सकता है। तो करंट के पास ट्रेवल करने के लिए अब दो पाथ हैं। पहला पाथ है कि वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाए और दूसरा पाथ है वो जीरो पे जाए। एज वी ऑल नो डेट करंट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेडेक। और जब वन का लॉजिक ग्राउंड हो जाएगा तो इसका मतलब वन का लॉजिक पिन नंबर जीरो को नहीं मिलेगा। पिन नंबर जीरो को नहीं मिलेगा तो कुछ जो रीड होगा वो जीरो रीड होगा, और जब जीरो रीड होगा तो एलईडी ऑलवेज ऑफ रहेगी, ऑन नहीं हो पाएगी। पहले ऑन हो रही थी तो ग्राउंड नहीं था इसलिए ऑफ नहीं हो पा रही थी, अब ग्राउंड लगाया तो ऑफ रह रही है बट ऑन नहीं हो पा रही है। इसका मतलब हम ग्राउंड ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ग्राउंड को ऐसे कनेक्ट करने से वन का लॉजिक डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। So what I am going to do, I am applying the register here. So pick P से pick किया, RES search किया, RES is the keyword for register, double click किया, okay, and let's drop it to here. Now connect it to pin number 0 and let's apply the ground to the second terminal of register. Again let's see now. अब अगेन यहाँ से जब बटन प्रेस होगा तो फिर से वन का लॉजिक ट्रेवल करेगा, उसके पास अब दो पाथ हैं। पहला पाथ वो इस रजिस्टर के थ्रू होके जाए और दूसरा पाथ वो
जीरो पे चला जाए। हमें पता है करंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, तो अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट पाथ करंट हमारा कहाँ चला जाएगा, सीधे पहले अगर यहाँ रजिस्टर नहीं था अभी तक, जो किसी ने पूछा है कि दोबारा बताइए, ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दोबारा सुनिए। अगर यहाँ रजिस्टर नहीं होता तो जो वन का लॉजिक बटन को प्रेस करने पे यहाँ से ट्रेवल करेगा, जब बटन आप प्रेस करेंगे तो बटन को प्रेस करने से जो लॉजिक लेफ्ट साइड में ट्रेवल करेगा, उसके पास दो पाथ होंगे, या तो वो पिन नंबर 0 पे चला जाए या फिर वो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। ये मान के चलो कि अभी रजिस्टर नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि वो ग्राउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, वो इतना हेडेक नहीं लेगा पिन नंबर 0 तक पहुंचने का, क्योंकि वो उसके लिए लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, सीधे ग्राउंड हो जाएगा। अब अगर ग्राउंड हो जाएगा तो उस ग्राउंड होने की वजह से पिन नंबर 0 पे ऑलवेज 0 रहेगा, और ऑलवेज 0 रहेगा तो एलईडी ऑलवेज ऑफ रहेगी, क्योंकि कौन सा केस वेरीफाइड रहेगा, एल्स बटन स्टेट इक्वल्स टू 0 एलईडी इज 0। हमें दोनों केस एक साथ वेरीफाई कराने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर का यूज किया। अब मैं अगर फिर से बटन को प्रेस करता हूं तो फिर से यहाँ से वन का लॉजिक ट्रेवल करेगा। मेरे कर्सर को आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कर्सर मूव हो रहा है वन का लॉजिक ट्रेवल कर रहा है। अब वन के लॉजिक के पास भी दो पाथ हैं, एक रजिस्टर वाला पाथ जिसके थ्रू वो इधर आ सकता है, दूसरा पाथ वो पिन नंबर 0 पे जा सकता है। ठीक है, लेकिन करंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ उसके लिए वही है रजिस्टर वाला, तो वो रजिस्टर के थ्रू आएगा। वन का लॉजिक रजिस्टर के थ्रू आ रहा है ग्राउंड होने के लिए। लेकिन करंट के साथ एक कंडीशन ऑन है, कि एक और कंडीशन है कि करंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को तो चूज करता है, बट एक ऐसे पाथ को भी चूज करता है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम मिले। और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, इसलिए उसको एक रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रही है, इसलिए करंट इस पाथ में नहीं जाएगा और इस पाथ को छोड़ता हुआ पिन नंबर 0 में चला जाएगा। जैसे ही पिन नंबर 0 में जाएगा वन का लॉजिक, तो हमारे बटन स्टेट 1 हो जाएगी, बटन स्टेट 1 होने से एलईडी ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। अब बात आती है कि जब बटन को मैं रिलीज करूंगा तब क्या होगा। ठीक है, बटन को रिलीज करूंगा तो ये बटन ओपन हो जाएगा, अब ओपन सर्किट होगा। अब यहाँ पे कितना लॉजिक है, वन का लॉजिक है। अब जब बटन, अभी समझ मान के चलते हैं कि बटन मैंने छोड़ दिया, ठीक है, अभी मैं छोड़ के दिखाऊंगा आपको, पर मान के चल रहे हैं फिलहाल कि बटन को मैंने छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, तो जो ये वन का लॉजिक है, अब ये वन का लॉजिक ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब इस वन के लॉजिक के पास ट्रेवल करने के लिए भी दो पाथ हैं, एक पाथ जिसमें कर्सर जा रहा है बटन की साइड जाएगा, और दूसरा पाथ कौन सा है कि रजिस्टर के पास जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, रजिस्टर वाला, इसलिए रजिस्टर के पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको, रजिस्टर मिल रहा है, इसलिए वो मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को ढूंढेगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ में जाएगा तो वो इधर चला जाएगा। पर जब इधर जाएगा तो बटन जो है वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, क्योंकि बटन आपने छोड़ दिया ना, तो बटन छोड़ दिया तो वो ओपन सर्किट हो गया। और जब वो बटन ओपन सर्किट हो गया तो करंट के पास ट्रेवल करने के लिए पाथ नहीं बचेगा ये वाला। तो इसलिए अब करंट की मजबूरी है कि उसे इस रजिस्टर के थ्रू ही पास होना है, और इस रजिस्टर के थ्रू अगर वो पास होके जाएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। यानी कि जब हम बटन को रिलीज करेंगे तो बटन के पास जो भी अभी करंट लॉजिक है वन, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही वो लॉजिक 0 होगा, उस लॉजिक के 0 होते ही हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एल्स एल्स व्हाट, एल्स बटन स्टेट इक्वल्स टू 0, देन टर्न ऑफ द एलईडी। चेक कर लेते हैं, मैंने बटन को रिलीज किया और मेरी एलईडी ऑफ हो गई है, राइट। दिस इज कॉल्ड पुश, सॉरी नॉट पुश, दिस इज कॉल्ड पुल अप रजिस्टर कॉन्सेप्ट। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम बटन को जब भी यूज करेंगे तो बटन के साथ 1 और 0 दोनों सिग्नल चाहिए। 1 और 0 अगर हम डायरेक्टली पावर और ग्राउंड से लगा देते हैं तो हमारा सर्किट वहीं कंप्लीट हो जाएगा, 1 डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगी। इसलिए हमें वहां पे एक रजिस्टर का यूज करना है कि जब हम चाहें तब वहां उस रजिस्टर के पास से करंट ट्रेवल करे, अदरवाइज ना करे। द कंडीशन इज कि यहाँ पे जो रजिस्टर हमने अप्लाई किया है उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि जो 5 वोल्ट का सिग्नल आए वो उस पाथ को उस पाथ में जा सके। ऐसा ना हो कि अगर हमने यहाँ पे छोटा सा रजिस्टर ले लिया 1 ओम का, तो जो वन का लॉजिक है वो इसके थ्रू पास हो जाएगा डायरेक्टली और 0 हो जाएगा, वो कभी भी हमारी पिन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बड़ा रजिस्टर होना चाहिए ताकि 1 का लॉजिक इस पाथ के थ्रू ना जा पाए और 0 का लॉजिक चला जाए, क्योंकि 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आपका मैं ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब चलते हैं फाइनली अपना रोबोट बनाने की तरफ।
कोई डाउट्स हैं, एक काम करते हैं, ऑलरेडी वन आवर हो गया सेशन को स्टार्ट किए हुए, ठीक है? कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप मुझसे पूछ लीजिए। टेक टेक योर टाइम नियर अबाउट 5 मिनट्स। 26 हो रहा है, ठीक है? 3-4 मिनट में मैं आपको वापस मिलता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट्स हैं तो मैसेज में ड्रॉप करिए, ठीक है? फिर हम रोबोट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम बैक। मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, ठीक है,
आवाज आ रही है, ओके। सो जो डाउट्स हैं वो रीड कर लेता हूँ मैं क्विकली। डाउट्स हैं क्या? एक डाउट है मेरे पास, व्हाट इफ वी वांट टू यूज अ लोड दैट टेक्स मोर पावर देन आर्डिनो कैन सप्लाई, हाउ कैन वी यूज स्विचिंग इन इट? ओके दीपक, मैं आपको रिप्लाई दूंगा डेफिनेटली, और आई डोंट थिंक कि मुझे आपको रिप्लाई देने की जरूरत पड़ेगी, आपको अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो लेट्स होल्ड योर क्वेश्चन, और अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। Second, Shivang Goyal, sir, can we connect to Arduino? Yes, we can connect, but what is the need of connecting to Arduino here? क्योंकि अगर आप एक आर्डिनो से काम कर सकते हैं तो दो आर्डिनो यूज करने की जरूरत नहीं है, बजट आपका बढ़ जाएगा। यस, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू आर्डिनोस फॉर बिग प्रोजेक्ट, इसमें आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, तो आपको आई विल सजेस्ट कि आप आर्डिनो का जो ये कंट्रोलर है, ये भी हम ऊनो यूज कर रहे हैं, UNO, ऊनो, ठीक है? आप उस केस में आर्डिनो का दूसरा कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको शायद ये बात कल बताई नहीं, मैंने एवीआर के बारे में आपको बताया था, डेट वी हैव टाइनी एवीआर, मेगा एवीआर एंड एक्स मेगा एवीआर। टाइनी एवीआर सबसे, सॉरी हाँ, टाइनी एवीआर सबसे छोटा एवीआर होता है जो स्मार्ट टॉयज के लिए होता है, मेगा एवीआर रोबोटिक्स के लिए होता है, और एक्स मेगा एवीआर जो होता है वो हमारा यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। सो इन एनी केस अगर हम आर्डिनो की बात करें तो आर्डिनो भी इसी टाइप से डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आर्डिनो मिनी, आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो मैक्रो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो एक्स मेगा, आर्डिनो पायलट, आर्डिनो रोबोट, ठीक है? आपको अगर ज्यादा बोर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ जाइए टूल्स में, और टूल्स में बोर्ड्स पे जाइए, ठीक है? तो बोर्ड्स पे बहुत सारे जो आर्डिनो के टूल्स हैं वो आप मतलब बोर्ड्स हैं आर्डिनो के, तो वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, आर्डिनो यूनो, नैनो, मेगा, लियोनार्डो, एक्सप्लोरा, मिनी, ईथरनेट, पीओ, बीटी, यूएसपी, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, वो आपको सब यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है? सो नाउ द पॉइंट इज, इफ इन एनी केस वी नीड टू कनेक्ट टू आर्डिनोस टुगेदर, तो हम उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बड़ा आर्डिनो यूज कर लेते हैं, मेगा, ठीक? तो हमारे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब आती है, अगर अब बात आती है कि अगर हमें ऐसा करना है, सपोज कि हम दो आर्डिनो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा और एक रिसीवर की तरह, तो दोनों को आपस में एक्चुअली कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इंटरेक्ट कराना है, इंटरफेस कराना है, कम्युनिकेट कराना है। तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे, डेट प्रोटोकॉल में भी, ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी, जो भी हम वायरलेस मॉड्यूल यूज करेंगे उसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। इवन हम आईआर के थ्रू, आईआर सेंसर्स के थ्रू भी दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है? फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सर वी कैन पुट बटन बिटवीन पिन 13 एंड एलईडी 1? नो, आई हैव टोल्ड यू ना कि हम बटन को उन दोनों के बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम उन दोनों के बीच में रखेंगे तो बटन डायरेक्टली एलईडी को सिग्नल देगा और वो लिमिटाइज्ड हो जाएगा सिर्फ ऑन या ऑफ करने के लिए, लेकिन जो फर्दर ऑपरेशन हमें करने हैं उनके लिए वो काम नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस बटन से 5 सेकंड के बाद एलईडी ऑन करूँ, तो मैं ये सब प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, या मैं चाहता हूँ कि बटन प्रेस होने पे एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट करे और सिर्फ 2 बार ब्लिंक करे, तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तो अगर आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि बटन से एलईडी को ऑन करना है, तो आप इतना काम बिना आर्डिनो के भी कर सकते हैं, बट जब आगे और भी चीजें करनी होंगी तो आपको इसी तरह से कनेक्शन करने होंगे जैसे मैंने बताया है, राइट? शिवांग गोयल, यू आर अगेन आस्किंग, सर विच विल बी बेस्ट फॉर लाइफ साइज प्रोजेक्ट? लाइफ साइज, देखिए लाइफ टाइम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? लाइफ टाइम तो हमारी भी गारंटी नहीं है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक? बट यस, आई कैन से कि अगर आप आर्डिनो यूज करते हैं और एक बार प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद उसकी माउंटिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं और उसकी इंसुलेशन अच्छे से कर देते हैं, और जो भी आप उसमें मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं उसकी सोल्डरिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं, सो दैट वो लूज होके कभी आपस में शॉर्ट ना हो। तो अगर ये सब आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट की साइज है बहुत अच्छी रहेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल आपके घर की वायरिंग से भी दूं। आपके घर पे वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है? तो अगर आप जनरली देखें तो घर का कोई भी स्विच जो है वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने में खराब हो जाता है, जबकि कहने को वो स्विच सिर्फ 10 रुपीज का है या फिर 20 रुपीज का है, बट वो खराब नहीं हो रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल में। अगर अपने अपने घर की बात करूं तो 30 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है? और 90 में मेरा घर बना था, तो उस घर में 90 से लेकर के अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी स्विच हमने चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आप जब फर्स्ट टाइम पे उसको बना रहे हैं तो आप उसका जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कैसे करवा रहे हैं, उसका जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्लस आप जो स्विचेस यूज कर रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, प्लस जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो कैसा है। उसने अगर छोटी सी भी वायर को लूज छोड़ दिया तो लूज होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी जो पूरा का पूरा स्विच है वो खराब हो सकता है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि सपोज आपने जो अपने घर का मीटर है वो तो आपने सिर्फ लगाया 1 किलोवाट का, और 1 किलोवाट में आप यूज करना चाहते हैं 10-10 एसी,
तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 10 एसी यूज करने हैं तो 10 एसी के लिए आपको अपने मीटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप एक्चुअल रेटिंग्स के साथ काम करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी, राइट। सो आर्डिनो इज बेस्ट, आई कैन से। अगर आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज नो डाउट्स, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू रोबोटिक्स। अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ सर्किट को, एंड स्टॉप करने के बाद इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पिक कर लेता हूँ मोटर। ये मैंने मोटर पिक कर ली। दीपक, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये मोटर ड्रॉप करी। एज वी ऑल नो द पॉजिटिव जंक्शन ऑफ दिस मोटर इज सॉरी top one is the positive junction and negative one is the bottom one is the negative junction, right। तो मुझे अगर टॉप जंक्शन पे 1 का सिग्नल दूंगा और मैं अगर बॉटम पे 0 का सिग्नल दूंगा, तो करके देख लेते हैं पहले। अभी आर्डिनो का रोल नहीं है हमारे लिए फिलहाल के लिए, ऐसा मानते हैं और सिर्फ सिंपली ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, ये किया मैंने कनेक्ट। फिर मैं एक और मोटर ले लेता हूँ और अब की बार मैं ये कनेक्शन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ऊपर वाले को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ और नीचे वाले जंक्शन को मैं पावर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्ले कर लेते हैं। प्ले करने से जो हमारी लेफ्ट साइड की मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और राइट साइड की जो मोटर है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। हो सकता है कि आपको इसकी लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, बट जब आप ये सर्किट बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज करने से मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उसकी किसी भी पिन पे कभी 1 आएगा और कभी 0 भी आ सकता है। मतलब कोई भी पिन फिक्स नहीं करनी है। जैसे एलईडी के केस में हमने एक पिन को फिक्स कर दिया था, वो इसलिए फिक्स किया था क्योंकि एलईडी इज अ काइंड ऑफ डायोड एंड डायोड ऑलवेज वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बाइस, वो रिवर्स बाइस में कभी काम नहीं करता है। तो अगर हम उसके नेगेटिव जंक्शन पे पावर देते तो भी एलईडी ऑन नहीं होती कभी भी। बट मोटर का केस थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि मोटर में एक कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और उस कॉइल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसकी वजह से हमारा रोटेशन आता है। स्टेटर कॉन्सेप्ट, रोटर कॉन्सेप्ट, आर्मेचर करंट, ये सब आपको पता होगा, राइट। तो उसकी वजह से रोटेशन हमारे पास आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम मोटर के एक जंक्शन पे 1 दे रहे हैं, दूसरे पे 0 दे रहे हैं, तो क्लॉकवाइज। और अगर ऊपर वाले जंक्शन पे 0 कर देते हैं और नीचे 1 कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज हुई तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ग्राउंड कहीं भी फिक्स नहीं करना है, ये चीज बहुत क्लियर हो गई है। तो ग्राउंड फिक्स नहीं करना है और मोटर की किसी भी पिन पे 1-0 आ सकता है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई है कि मोटर की दोनों पिन हमारी किससे कनेक्ट हो जाएंगी, आर्डिनो से कनेक्ट हो जाएंगी। तो मैंने एक पिन कनेक्ट करी 13 पे और एक पिन मैंने कनेक्ट कर ली 12 पे। लेकिन अब बात क्या आती है कि अगर हम ऐसे कनेक्शन करते हैं तो मैं एक बार 13 पे 1 भेजूंगा और 12 पे 0 भेजूंगा, तो मेरी मोटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर कुछ टाइम पीरियड डिले के बाद मैं 13 पे 0 भेजूंगा और 12 पे 1 भेजूंगा, तो मोटर मेरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मोटर है, अगर हम कल की बात करें तो कल कल के सेशन में, जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मोटर है उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये डीसी मोटर है और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। ठीक है, एंड आर्डिनो की जो सप्लाई होती है वो होती है, दीपक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो और जो आर्डिनो की सप्लाई होती है वो होती है हमारी आउटपुट पे 5 वोल्ट। ठीक, तो अगर आर्डिनो सिर्फ 5 वोल्ट का ही सिग्नल रीड कर सकता है और 5 वोल्ट का ही सिग्नल राइट कर सकता है डिजिटल की फॉर्म में, तो जब आर्डिनो 5 वोल्ट का सिग्नल देगा तो मोटर को चाहिए 12 वोल्ट। So that 5 volt is not enough to drive your motor, right? In that case, it may be कि आपकी जो मोटर है वो चले बट बहुत स्लो स्पीड में, या मैं ये कहूँ कि अगर वो 100 आरपीएम की है तो वो 10 आरपीएम या 20 आरपीएम पे चले, या ये भी हो सकता है कि वो ना चले। जैसे सिर्फ मोटर की बात करें तो मोटर चल जाएगी 5 वोल्ट में, लेकिन अगर मोटर के साथ आपने पूरा चेसिस, जैसे रोबोट आपने कल बना हुआ देखा, आपने पूरा रोबोट बना दिया, उसके ऊपर कंपोनेंट्स रख दिए, फिर उसके ऊपर कुछ और सामान भी रख दिया, तो जब इतना सारा लोड उसको बियर करना होगा, अपने आप में मोटर को इतना सब कुछ कैरी करके लेके जाना है, तो ऑलरेडी उसके ऊपर इतना लोड है, तो उसको सफिशिएंट वोल्टेज मिलना चाहिए ना ऑपरेट होने के लिए। दूसरी बात, आर्डिनो पे जो करंट ड्रॉ होती है पर पिन, वो होती है 50 मिली एम्पियर इफ द वोल्टेज रेटिंग इज 3.3 volt. If the voltage rating is 5 volt, then the current per pin is 20 milliampere, only milliampere. तो इस केस में हमारी जो मोटर है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगी, बिकॉज मोटर एटलीस्ट नीड्स द हाई करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक, तो हम ऐसे आर्डिनो से मोटर को ऑपरेट नहीं करा सकते।
क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसलिए ये कनेक्शन डायरेक्टली मोटर के साथ नहीं होंगे। कैसे होंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है 9 वोल्ट टू 36 वोल्ट। तो हमने कल भी देखा था, हमने 12 वोल्ट की बैटरी से मोटर को कनेक्ट किया था और मोटर जो है वो बहुत अच्छी स्पीड में रोटेट कर रही थी। अभी मैंने 5 वोल्ट से किया था, जो ये सर्किट बनाया था। इसमें आपने देखा कि हमारी जो मोटर है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है बहुत धीरे धीरे। और मैं अगर इसी को 12 वोल्ट बना दूं, 12 वोल्ट कैसे बनाना था ये भी बताया था। इसको हमने यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, ओके किया और प्ले कर लिया। तो अब ये जो मोटर है इसकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है पहले से। हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग में आपको ये फिर से नहीं दिख पा रहा होगा, बट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, कंट्रोल वाई, अपने सर्किट को चेंज कर लेते हैं। जो अभी तक हमने एडिट किया था इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। ये मोटर है हमारी। अब मैं मोटर की इस पिन को 13 से तो कनेक्ट करना चाहता हूँ और इसको 12 से, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दैट केस, उसकी बात बाद में करें। पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने कल बताया था कि हमें इसके थ्रू हम जो ये वाला ब्लैक कनेक्टर है इसमें हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे आर्डिनो को एनर्जाइज करने के लिए, या फिर इसमें यूएसबी लगाएंगे आर्डिनो को एनर्जाइज करने के लिए प्लस प्रोग्राम करने के लिए, या फिर यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे आर्डिनो को एनर्जाइज करने के लिए। तो हम तो यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना अडेप्टर यूज कर रहे हैं, ना यूएसबी यूज कर रहे हैं और ना ही हम बैटरी यूज कर रहे हैं। तो ये पावर कहाँ से आ रही है इसके पास? इसके पास पावर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जब आप हार्डवेयर पे काम करेंगे ना तो हार्डवेयर पे आप आर्डिनो को आपको अलग से पावर देना मस्ट होगा। चाहे आप यहाँ से 12 वोल्ट की पावर दें, चाहे आप यूएसबी से 5 वोल्ट की पावर दें, यूएसबी मतलब लैपटॉप से, और चाहे आप यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें, तो वो आपको एक अलग से सप्लाई कनेक्टर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस अपनी प्रॉब्लम पे। सो दैट 5 volt is not enough to drive your motor. In that case we need to use the motor driver IC, and that is called L293D, motor driver IC L293D, L293D. That is the key, that is the professional and technical keyword for the IC. This is called motor driver IC. We use this to control the speed and direction. कंट्रोल द स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बूस्ट अप का काम करती है। बूस्ट अप क्या करती है, मोटर को 12 वोल्ट चाहिए, आर्डिनो से 5 वोल्ट आएगा तो ये 12 वोल्ट आगे पास करती है। अब ये बूस्ट अप कैसे करेगी, उसके लिए पहले L293D को पिक करके लाते हैं वापस। ये है L293D IC। L293D IC एक 16 पिन की आईसी होती है जो एक साथ दो मोटर को ड्राइव कर सकती है। आईसी देखने में इस टाइप की होती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें 8 पिन्स लेफ्ट साइड पे होंगी, 8 पिन्स राइट साइड पे होंगी। ये हाफ मून शेप है। इस हाफ मून शेप के लेफ्ट साइड पे टॉप से पिन नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से या 1 से, जहाँ से भी उसकी रेटिंग रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बॉटम से टॉप जाते हैं इंक्रीमेंट ऑर्डर में, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फिर बॉटम टू टॉप राइट हैंड साइड। तो अभी के लिए ऐसा नहीं दिखाई देगा, इस तरह की दिखाई देगी सिमुलेशन में, लेकिन जब रियल टाइम में देखेंगे तो सेम ऐसा दिखाई देगा जो अभी जहाँ पे कर्सर है। ओके कर लेते हैं, इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और इस आईसी के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आईसी 16 पिन की है, एक साथ दो मोटर को ड्राइव कर सकती है। आईसी को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, बूस्ट करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए। जितना भी वोल्टेज आपको बूट के लिए चाहिए वो एक्सटर्नली इसके साथ कनेक्ट करनी होगी, ठीक है। ग्राउंड पाथ को कंप्लीट करने के लिए होगा। आईसी के दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से लगेगी और राइट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से लगेगी। तो सबसे पहले इस आईसी को एनर्जाइज करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। इसके पास बाय डिफॉल्ट कोई भी सप्लाई नहीं है जैसे आर्डिनो के पास है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, प्लेस, टर्मिनल एंड पावर। दिस पावर इज ऑफ 5 वोल्ट डिफॉल्ट। अगेन राइट क्लिक, प्लेस, टर्मिनल, पावर। एक और पावर, अगेन राइट क्लिक, प्लेस, टर्मिनल, ग्राउंड, एक ग्राउंड, ठीक है। ये जो पिन है VSS, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ दिस आईसी टू एनर्जाइज द आईसी, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज टू एनर्जाइज। तो ये 5 वोल्ट चाहिए, इसको हमने 5 वोल्ट की पावर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, राइट। अब आते हैं इस पे, ये कौन सी वोल्टेज होगी, दैट इज द लॉजिक सप्लाई वोल्टेज। लॉजिक सप्लाई वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि आपको मोटर को 12 वोल्ट चाहिए,
तो इसके पास कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो पावर कनेक्ट कर रहे हैं डेट शुड बी ऑफ 12 वोल्ट। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। अभी एक्सटर्नल सप्लाई कहाँ से आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम 12 वोल्ट का कनेक्टर लगाएंगे तो वही 12 वोल्ट हम यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी लेके जाएंगे, सिर्फ इस पिन पे लेके जाएंगे। जब 12 वोल्ट का अडेप्टर आप यहाँ लगाएंगे तो वही 12 वोल्ट आपको यहाँ भी लाके देनी होगी, ठीक है। शॉर्ट कर लेंगे इसको और इसके पॉजिटिव को, सिर्फ पॉजिटिव जहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, बाकी ग्राउंड तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये इनपुट 1 है, इनपुट 1 पे आप जो भी लॉजिक पास करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक आउटपुट 1 पे आएगा, इनपुट 2 के करस्पॉन्डिंग लॉजिक आउटपुट 2 पे आएगा, इनपुट 3 के करस्पॉन्डिंग लॉजिक आउटपुट 3 पे आएगा और इनपुट 4 की करस्पॉन्डिंग लॉजिक आउटपुट 4 पे आएगा। आईसी की लेफ्ट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए इनेबल 1 पे 5 वोल्ट की सप्लाई होगी और आईसी की राइट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए आईसी पे इनेबल 2 पे 5 वोल्ट की सप्लाई होगी, ठीक है। देन व्हाट आई हैव डन हियर कि पिन नंबर 13 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इनपुट 1 से, वीएसएस का मतलब सप्लाई वोल्टेज से है, कोई पूछ रहा है उसको बता रहा हूँ। 12th को मैं कनेक्ट करता हूँ इनपुट 1 से, इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग लॉजिक आउटपुट 1 से आ रहा है तो मैं इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ मोटर से और इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ मोटर की सेकंड पिन से। सो हमारे पास मोटर के कनेक्शन में पहले पिन नंबर 13 और 12 से डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो आईसी के थ्रू है, तो ये कह सकते हैं कि मोटर अभी भी 13 और 12 से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर है जो वोल्टेज को बूस्ट अप का काम करेगा और मोटर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करके दे देगा हमें, ठीक है। इनेबल 1 को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो अलग से 5 वोल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक 5 वोल्ट लगाया हुआ है ऊपर, ठीक। उसी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, यहाँ से लाए इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। वायर ओवरलैप होती हैं, तो ओवरलैप का मतलब क्या नहीं होता, ओवरलैप का मतलब ऑलवेज ये नहीं होता है कि आपकी सर्किट शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ ओवरलैप कर सकते हैं, ये सिमुलेशन है, ठीक है। तो पार्ट इज कंप्लीटेड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी इनेबल कर दिया, आईसी को ग्राउंड भी कर दिया है, एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट की भी ले ली है, मोटर को 12 वोल्ट भी पास हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, जब आप 13 पे 1 का लॉजिक भेजेंगे तो इनपुट 1 पे 1 का लॉजिक आएगा 5 वोल्ट का, अकॉर्डिंगली आउटपुट 1 पे 12 वोल्ट का लॉजिक जाएगा। अगर आप इनपुट 2 पे 0 भेजेंगे तो आउटपुट 2 पे 0 रहेगा, अगर यहाँ 12 आएगा यहाँ 12 आएगा, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, ऊपर 12 होगा न्नीचे 0 होगा तो मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए इस ऑपरेशन को वाइस वर्सा कर देंगे। प्रोग्रामिंग में आते हैं, फाइल न्यू इंट एलईडी, सॉरी नॉट एलईडी, अब जरूरी नहीं है हम एलईडी भी बोल सकते हैं, बट मैं एम से ले रहा हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो मैंने बोला M1 इक्वल्स टू 13 इंट M2 इक्वल्स टू 12। पिन मोड, M1 का मतलब मोटर की पिन 1 से है, M2 का मतलब मोटर की पिन 2 से है। पिन मोड M1 कॉमा दोनों पिन आउटपुट की तरह ही यूज हो रही है, और पिन मोड M2 कॉमा आउटपुट। आते हैं वॉइड लूप में, सिंपली बोला हमने पहले डिजिटल राइट, M1 को हाई करते हैं, ऊपर वाली पिन पे 1 भेज रहे हैं, नीचे वाली पिन पे 0 भेजेंगे, तो मोटर की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। बीच में लेते हैं 2 सेकेंड्स का टाइम, तो डिले ऑफ 2 सेकेंड्स, फिर बोलते हैं डिजिटल राइट, मोटर 1 को पिन 1 को लो कर दो और पिन 2 को हाई कर दो, ठीक है। और फिर से एक डिले, ताकि 2 सेकेंड्स के बाद फिर से प्रोसेस रिपीट हो। डन, फाइल सेव। प्रोग्राम बहुत इजी है, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको पड़ेगी, पढ़े तो फिर भी बता देना आप मुझे। फर्स्ट ईयर 4 save, and now let's export compiled binary. Double click on the controller, browse, go back, first year 4 फाइल अभी तक कंपाइल नहीं हुई है, let it get completed। पुराने प्रोग्राम को बंद कर देते हैं और इसको कंपाइल होने देते हैं। फर्स्ट ईयर 4
eno.hex, double click, okay, and play. So the direction of the motor is clockwise for 2 seconds and anti-clockwise for 2 seconds. मेरे को ये रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मोटर की डायरेक्शन 2 सेकंड्स के लिए क्लॉकवाइज है और 2 सेकंड्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं, उससे पहले इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चलिए अब वापस आ रहा हूं मैं प्रोटीएस में, ठीक है। और प्रोटीएस में मैंने एक और मोटर ले लेते हैं अभी हम, इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट 3 आउटपुट 4 पे, ठीक है। और इनपुट 3 को 11 से कनेक्ट कर रहा हूँ, इनपुट 4 को 10 से कनेक्ट कर रहा हूँ। आईसी की राइट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए इनेबल 2 को कनेक्ट कर लेते हैं और ग्राउंड को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सारे ग्राउंड आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, इनेबल भी कनेक्ट कर दिए हैं 5 वोल्ट से। एक बार फिर से आप सर्किट देख लीजिए अगर डाउट है तो। हमने क्या किया, इसको मैंने मोटर की स्पिन से कनेक्ट कर लिया है, इनेबल 2 को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, 11 को मोटर की स्पिन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब आईसी की जिससे मोटर में सप्लाई जा रही है, और एक पिन और यूज कर ली 10। प्रोग्रामिंग में आए वापस, प्रोग्रामिंग में बहुत सिंपली हमने ऊपर चलते हैं। अब M11 कर देता हूँ, मोटर 1 की फर्स्ट पिन, मोटर 1 की सेकंड पिन, और बोला यहाँ पे मोटर 2 की फर्स्ट पिन 11 पे है और मोटर 2 की सेकंड पिन 10 पे है। मोटर 1 की फर्स्ट पिन आउटपुट है, मोटर 1 की सेकंड पिन आउटपुट है। कॉपी कर लेता हूँ मैं इस लाइन को, मोटर 2 की फर्स्ट पिन भी आउटपुट है और 2 की सेकंड पिन भी आउटपुट है। नीचे आते हैं, करना क्या है पहले, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 13, 12, 11, 10 चार पिन कनेक्ट करी, चारों का आउटपुट डिक्लेयर किया। अब हम पहले एक मोटर को क्लॉकवाइज करते हैं और सेम टाइम पे दूसरी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, फिर इस ऑपरेशन को रिवर्स कराते हैं। मतलब पहली मोटर क्लॉकवाइज करने के लिए M11 को हाई किया और M12 को लो किया, और इसी टाइम पे दूसरी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो इस कोड को कॉपी कर लिया, पहले मोटर की नंबरिंग कर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा 21 और 22। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो इसका मतलब उल्टे करने हैं, लो और हाई, राइट। अब इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब इसका पूरा ऑपरेशन रिवर्स कर देते हैं। जब मोटर 1 क्लॉकवाइज हो रही है यहाँ पे, और मोटर 2 एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, अब उसका उल्टा कर देते हैं हम। मैंने बोला अब क्या, जहाँ हाई है वहाँ लो कर देंगे, जहाँ लो है वो हाई। मतलब मोटर 1 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है लो, हाई, हाई, लो, ठीक है। स्केच, एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी, लेट्स गो बैक टू प्रोटीएस। सेम प्रोग्राम रन हो रहा है, प्ले कर लेते हैं। एक मोटर क्लॉकवाइज चलेगी और दूसरी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। और 2 सेकंड्स के बाद ऑपरेशन जो है हमारा वो अपोजिट हो जाएगा। पहले फर्स्ट मोटर क्लॉकवाइज है, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज है। आफ्टर 2 सेकंड्स फर्स्ट मोटर एंटी क्लॉकवाइज है और सेकंड मोटर क्लॉकवाइज है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? फाइनली फिर हम पहुंचते हैं अब। नो डाउट सर। सर गुड। अभी कॉन्फ्रेंस कितनी देर और चलेगी? आप कल भी पूछ रहे थे अजीत यार। सर इट विल, एक्चुअली मेरे नेट का थोड़ा इशू है ना सर। कोई नहीं, राउंड अबाउट मुझे इट विल टेक पता है। 20 to 25 मिनट्स मोर। ओके सर। ओके, ठीक है। तो
ये तो हो गया हमारे, हमने मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना सीख लिया, यानी कि जो हमारा बॉट है उसको फॉरवर्ड और रिवर्स करना हमने सीख लिया। पर अब बटन की हेल्प से कैसे होगा, क्योंकि जब आपने देखा जब मेरा रोबोट चल रहा था तो वो मुझसे दूर था और मैं बटन को प्रेस कर रहा था। वो बटन मैंने अपने एंड्रॉइड ऐप से कंट्रोल किए थे, इवन मैं वॉइस की कमांड भी दे रहा था उसमें, आपने कल देखा था। ठीक है, तो वो तो बहुत एडवांस लेवल है, उस लेवल तक तो हम आज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ब्लूटूथ भी सीखना होगा, सीरियल कम्युनिकेशन भी सीखना होगा। बट एटलीस्ट हम ये तो सीखें कि हम वायर्ड वाला रोबोट कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटन लगा लेते हैं जो मैनुअली वायर्ड कंट्रोल के लिए होंगे। तो हम 2 बटन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले तो बटन सर्च कर लेते हैं। बटन ऑलरेडी है हमारे पास, एक बटन यहाँ ड्रॉप कर लिया, एक बटन यहाँ ड्रॉप कर लिया। ठीक है, एक को 0 से कनेक्ट कर लिया, एक को 1 से कनेक्ट कर लिया, दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया और दोनों को पावर दे दी। ठीक है, फिर दोनों के लिए अलग अलग क्या यूज करने होंगे, हमें रजिस्टर्स यूज करने होंगे। इसलिए हमने पिक किया RES, एक RES ऐसे ड्रॉप हो गया और एक RES और ड्रॉप कर दिया। पहले हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा रजिस्टर हमने दूसरे बटन के साथ कनेक्ट कर लिया और दोनों को शॉर्ट कर लेते हैं और दोनों को अब कर देते हैं हम ग्राउंड। सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी तक हमने सारी चीजें अलग अलग करी थी, अब 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया हमने एक साथ। आते हैं वापस यहाँ पे, करना क्या है पहले ये समझ लें। ये मान के चलते हैं कि ये रोबोट है, रोबोट के 2 व्हील्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। ठीक है, अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो मोटर जो हमारा रोबोट है वो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने के लिए दोनों मोटर को क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। और मैं अगर ये बटन प्रेस करूंगा तो रोबोट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि रिवर्स आएगा। ठीक है, रिवर्स आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिंपल सा ऑपरेशन है, एक बटन 0 पे है, एक बटन 1 पे है और 2 मोटर्स हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, साथ साथ डिफाइन करते हैं इंट बटन 1 0 पे है, या इसको बटन का नाम दे देते हैं बटन F फॉर फॉरवर्ड। इंट बटन रिवर्स भी 0 पे है। दोनों के लिए स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, इंट बटन फॉरवर्ड स्टेट इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइजिंग विद 0। ये मैंने गलत कर दिया, बटन फॉरवर्ड 0 पे है और बटन रिवर्स कितने पे है, 1 पे है। और बटन फॉरवर्ड की स्टेट 0 हो गई एंड इंट बटन रिवर्स की स्टेट भी 0 हो गई। वॉइड सेटअप में आते हैं, पिन मोड बटन फॉरवर्ड स्टेट नॉट बटन फॉरवर्ड is input, pin mode button reverse is also input। ठीक है, फिर void loop में आएंगे। पहले ये प्रोग्राम जो बना हुआ है इसका भी कोई रोल नहीं है हमारे लिए, तो इस पूरे प्रोग्राम को हटा लेते हैं। तो हटाते नहीं है, यूज करेंगे अभी आगे, तो इसको नीचे कर देते हैं। पहला काम होगा डिजिटल में रीड करना, बटन फॉरवर्ड की स्टेट में बटन फॉरवर्ड को रीड कराना। जैसे लास्ट हमने बटन वाला प्रोग्राम किया था वो कुछ ऐसा ही किया था, डिजिटल रीड बटन फॉरवर्ड। फिर बोला मैंने बटन रिवर्स स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड बटन रिवर्स। ठीक है, अब कंडीशन बनाते हैं, इफ बटन फॉरवर्ड स्टेट इक्वल्स टू 1, अगर फॉरवर्ड वाला बटन प्रेस है, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि रिवर्स वाला बटन जो है वो बटन रिवर्स स्टेट क्या है, वो 0 है। ये क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बोला बटन फॉरवर्ड 1 है, फिर आप दूसरे वाली कंडीशन में बोलेंगे बटन जो रिवर्स वाला है वो 0 है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे वाले, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, दोबारा बताता हूँ। अगर आपने बोला कि बटन फॉरवर्ड पहले केस में 1 है और दूसरे केस में बटन रिवर्स 1 है, तो जब आप दूसरा बटन प्रेस करने जाएंगे तो पहली कंडीशन से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बटन आपने जो एक बार प्रेस किया था, ठीक है, वो तो उसका लॉजिक वहां स्टोर हो गया था। और दूसरा बटन आप प्रेस करेंगे तो भी वो उस कंडीशन में नहीं आ पाएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि वो कभी भी एल्स कंडीशन में नहीं जा पाएगा। इसलिए मुझे दोनों बटन को एक साथ यूज करना है। पहले मुझे बताना है कि एक 1 है और दूसरा 0 है। इस केस में रोबोट को क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो क्लॉकवाइज के लिए हाई लो होता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन बनाते हैं। पहले हम ये वाला लूप यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इफ का, और यहाँ पे लूप एंड कर देते हैं। फिर मैंने बोला एल्स इफ, दूसरी कंडीशन क्या है, बटन फॉरवर्ड स्टेट इक्वल्स टू 0 एंड
बटन रिवर्स स्टेट इक्वल्स टू 1। अब बटन रिवर्स वाला ऑन हुआ है, डिले का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, लो हाई ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और ये भी क्या हो जाएगा, लो हाई। तो इससे हमारा जो रोबोट है वो हाई एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। यहाँ पे लूप को एंड कर देते हैं और डिले का कोई रोल नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक और केस बनाते हैं, एल्स अगर दोनों में से कोई भी बटन प्रेस नहीं होगा तो क्या करना है, इसकी बात कर लेते हैं अब। तो हमें रोबोट को मूव ही नहीं करना है, पूरा को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, इसको मैंने बोल दिया लो, तो ये भी हो गया अब क्या, लो। ये लो है और अब ये भी लो हो गया। इसको मैं, एल्स केस मेरा पूरा डिफाइन हो गया है, पर यहाँ पे करली ब्रेसेस को स्टार्ट करना भूल गए और यहाँ पे करली ब्रेसेस को एंड कर लेते हैं। स्केच को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब तक, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, कंपाइल हो चुका है। आते हैं प्रोटीएस में, स्टॉप किया, सेम प्रोग्राम है नहीं, आर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो आर को नेम असाइन करना होगा, R1 R2 और अब प्ले कर लेते हैं इसे। पहला बटन जब प्रेस किया तो दोनों मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला बटन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, इसका मतलब आपका जो रोबोट है वो रिवर्स जा रहा है। और जब ये बटन प्रेस किया तो दोनों मोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मतलब आपका बॉट फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ, कोई डाउट्स हैं तो पूछिए, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। बताइए कोई डाउट्स हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, तो रोबोट का हमने ये एप्लीकेशन देख लिया जिसमें हम वायर्ड रोबोट बना सकते हैं। अभी हमने दो बटन यूज किए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इसमें 4 बटन्स ले लें, एक बटन फॉरवर्ड के लिए, एक बटन रिवर्स के लिए, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, ठीक है। और रोबोट को एक्चुअल में आप 4 मोटर्स के साथ करें। अभी तो 2 मोटर्स ली थी, तो आप 4 मोटर लगाएं सपोज। कैसे लगेंगी, अभी मैं इस प्रोग्राम को करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। एक मोटर और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, एक मोटर और अप्लाई कर दी, ठीक है। इस इस मोटर में अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ कनेक्शन के लिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। आप इसको जिस तरह से मैंने ये मोटर का अरेंजमेंट प्लेस किया, आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक रोबोट है या फिर एक कार है, ठीक है। ये कार के फ्रंट व्हील्स हैं दोनों, और ये कार के दोनों बैक व्हील्स हैं, ठीक है, जो पीछे की साइड रहेंगे। अब लॉजिकली सोचते हैं, जब मोटर को क्लॉकवाइज लेके जाना होगा तो चारों मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि मोटर आगे, कार आगे जाएगी या रोबोट आगे जाएगा। जब पीछे लाना होगा तो चारों मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। जब रोबोट को लेफ्ट जाना होगा, अब लेफ्ट के बारे में बात करते हैं, जब लेफ्ट साइड हम आएंगे तो ये दोनों मोटर क्या होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए, और ये दोनों मोटर चलती रहनी चाहिए। सोचिए, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड को बंद कर दिया, ठीक है, और राइट साइड का मूवमेंट स्टार्ट किया। अगर राइट साइड वाली मोटर मूव कर रही है और लेफ्ट साइड स्टेबल है, तो ऑब्वियस है कि वो लेफ्ट साइड पे अपने आप टर्न हो जाएगा, क्योंकि राइट में तो मूवमेंट है, राइट वाली मोटर्स में मूवमेंट है, बट लेफ्ट साइड की मोटर काम नहीं कर रही है, तो राइट लेफ्ट जो फिक्स है उसके अलॉन्ग वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा।
और जब राइट टर्न लेना होगा तो राइट साइड को स्टेबल कर देंगे और लेफ्ट साइड की मोटर को हम रोटेट कर देंगे। तो राइट साइड जो स्टेबल है उस स्टेबल साइड के अलोंग हमारा मूवमेंट आएगा, यानी कि हम राइट टर्न ले लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम एक चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों मोटर एक साथ चल रही हैं, जो लेफ्ट साइड की दोनों है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट जाना है तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट जाना है तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जो राइट साइड की मोटर्स हैं। फॉरवर्ड जाना है तो चारों रिस्पॉन्सिबल हैं, रिवर्स आना है तो चारों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमने देखा कि हमारी जो अल्टोनाइन 3D आईसी है वो एक साथ दो मोटर को ड्राइव कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार मोटर के लिए तो हमें दो अल्टोनाइन 3D आईसी लगानी होंगी। दो L29 3D से हमारे चार इनपुट और लगाने होंगे, प्रोग्राम और बड़ा हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये दोनों मोटर तो एक साथ चल रही है ना ऑलवेज, और ये दोनों मोटर भी एक साथ चल रही है ऑलवेज, इसलिए इन दोनों को पहले तो आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन देखते रहिए आप कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप होगा तो शायद आपको दिखाई नहीं दे पाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया, इसको ड्रैग कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये हटाते हैं यहाँ से, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये हमने कनेक्ट कर दिया इधर, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस पिन के साथ। अब ये दूसरी मोटर के लिए है, इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अब फिर से हमारा काम उसी से हो गया हमारा। आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, मतलब चार ही पिन से हो गया, यानी कि हमें दो L29 3D की जरूरत नहीं पड़ी। हमने लेफ्ट साइड की मोटर को शॉर्ट कर लिया, राइट साइड की मोटर्स को शॉर्ट कर लिया। अब आपको आगे फर्दर क्या करना है, अभी हमने दो बटन लिए हैं, अब आप चार बटन रखेंगे। चार बटन के लिए चार रेजिस्टेंस होंगे, चारों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। इंट बी एफ मतलब फॉरवर्ड, बी आर मतलब रिवर्स, बी एल मतलब लेफ्ट, और बी बैक कर लेंगे। बी आर करेंगे फिर से रिवर्स के लिए, तो वो राइट के लिए तो वो रिवर्स की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए हम उसका नाम रख देते हैं बी बटन बैक, ठीक। चार बटन हो गए, चारों को इनपुट डिक्लेयर किया, चारों के लिए एक एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसमें हम उनका डेटा को स्टोर कराएंगे, उनकी स्टेट को स्टोर कराएंगे। फर्दर क्या होगा, अब आपको प्रोग्राम बनाना है बस सिंपली। आपको पता लग गया है, फॉरवर्ड करने के लिए 10, रिवर्स करने के लिए 01 और स्टॉप करने के लिए 00। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं अब हम। सबसे पहले फॉरवर्ड ऑपरेशन होगा तो क्या कोड बनेगा, 1010। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये किस पिन का ऑर्डर क्या है, इसके अकॉर्डिंग, हमारे मोटर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। पहले 13 कनेक्टेड है, फिर 12 है, फिर 11 है और फिर 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड बनेगा 1010। 13 इसको हाई किया, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, तो चारों मोटर जो हमारी क्लॉकवाइज चली गई। फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए 0101, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन। इसको बोल देते हैं रिवर्स, 0101। फिर आता है लेफ्ट मोशन। जब लेफ्ट मोशन की बात आएगी तो लेफ्ट मोशन के लिए ये दोनों मोटर बंद रहेंगी, और ये दोनों मोटर कहाँ कनेक्टेड हैं, ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि आउटपुट 1 पे है, आउटपुट 1 पे है मतलब इनपुट 1 पे है, और इनपुट 1 13 पे है, और 13 का ऑर्डर पहले है, मतलब 0010, ठीक है। फिर आते हैं राइट मोशन पे, तो राइट मोशन के लिए क्या हो जाएगा, 1000। राइट साइड की मोटर को मैंने बंद कर दिया, ठीक, और लेफ्ट साइड की मोटर को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। अच्छा, इसमें एक केस और आ सकता है, ठीक है। वो केस क्या हो सकता है, वो केस ये हो सकता है कि अगर मुझे लेफ्ट रिवर्स करना हो, अभी तो लेफ्ट फॉरवर्ड किया ना, अब लेफ्ट रिवर्स करना हो तो इसको नाम दे देते हैं। उसके लिए आपको और बटन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट फॉरवर्ड हो गया और ये राइट फॉरवर्ड हो गया। एक और केस डालते हैं, लेफ्ट रिवर्स। तो उस केस में बहुत सिंपल है, 00 तो रहेगा ही, बट अब 10 का 01 हो जाएगा। ये वाला जो कोड है इसको मैंने चेंज किया, 00 एज इट इज। 00 क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड की मोटर को बंद कर दिया, और 01 क्यों, क्योंकि राइट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज ले गए, तो वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा बट अब पीछे की तरफ आएगा। फिर ऐसे ही राइट रिवर्स करना हो तो इस कोड को एडिट कर देते हैं, 10 का 01 कर देते हैं, और 00 को एज इट इज रहने देते हैं, 0100। तो राइट टर्न करने के लिए राइट साइड की मोटर को बंद कर दिया, इसलिए राइट साइड की मोटर पे 00 हो गया, और लेफ्ट साइड पे मोशन दिया वो भी एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट वो रिवर्स मूव कर सके। फिर एक केस और बन सकता है कि जब आपको इसको बंद ही करना हो, स्टॉप करना हो, तो बहुत सिंपल है स्टॉप तो,
0 0 0 0 सब कुछ हमारा बंद हो गया। तो कितने बटन यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बटन्स तो हमने यहाँ पे यूज कर लिए, और ये हमारी 4 क्या हो गई? पिन्स हो गई। तो 7 पिन्स हमारी बटन के लिए यूज हो गई, 4 पिन हमारी मोटर के लिए यूज हो गई। तो इन टोटल हमारे पास हो गई 11 पिन्स। हमारे आर्डिनो में कितने पिन्स हैं? 14 पिन्स हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ये वाला इस आर्डिनो से बन जाएगा। फर्दर इसमें आगे और काम करना है। अगर ये तो हमने बोट रोबोट बना लिया वायर्ड, ठीक है। अब हमें इसे वायरलेस बनाना है, तो हम ब्लूटूथ से या वाईफाई से बना सकते हैं। ब्लूटूथ से बनाने के लिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल और लगाना होगा, उसके लिए 2 ही पिन यूज होंगी। तो हमारे पास 2, अभी 3 पिन बची हैं, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। अब ब्लूटूथ से जब आप बनाएंगे तो आपको आपके सेकंड साइड पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी चाहिए। तो आइदर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं, वैसे इजीली नहीं मिलेंगी जो आपके प्रोजेक्ट से एकदम मैच हो जाए, ठीक है। और मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक अलग मॉड्यूल, एक अलग कोर्स होता है। हमारा एक कोर्स मॉड्यूल है आईओटी। उस आईओटी के कोर्स मॉड्यूल में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पार्ट भी बताते हैं, क्योंकि वो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि आईओटी में जो भी डिवाइसेस हम कंट्रोल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम किसी भी मोबाइल फोन की एंड्रॉइड एप्लीकेशन से या वेब एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाता है। तो हम उस आईओटी के कोर्स में ये कवर करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स या आर्डिनो के कोर्स में या एवीआर के कोर्स में वो वाला पार्ट कवर नहीं होता है, ठीक है। बट ये रोबोटिक्स में मैंने आपको इतना ब्रीफ कर दिया कि आप वायर्ड रोबोट कैसे बना सकते हैं। मेरा जो रोबोट था वो वॉइस कंट्रोल्ड एंड इंटरनेट कंट्रोल था। वॉइस कंट्रोल मेरी गूगल असिस्टेंट का यूज कर रहा था मैं उसके लिए, और इंटरनेट कंट्रोल के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू मैं एक तो वाईफाई कनेक्शन का और एंड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज कर रहा था। बट आर्डिनो के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोजेक्ट बनाना फिजिबल नहीं होता, क्योंकि आर्डिनो के पास वाईफाई मॉड्यूल नहीं होता है, आर्डिनो यूनो के पास स्पेशली। तो हमें उसके लिए आर्डिनो का दूसरा बोर्ड यूज करना होता है, वो होता है नोड एमसीयू बोर्ड। नोड एमसीयू अपने आप में एक वाईफाई इनबिल्ट बोर्ड होता है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट का यूज करना है तो बोर्ड के पास वाईफाई मॉड्यूल होना चाहिए, ताकि वो एक इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। उस केस में आपको आर्डिनो यूनो यूज नहीं करना है, नोड एमसीयू बोर्ड यूज करना है। और अगर आप आर्डिनो यूनो ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक वाईफाई मॉड्यूल लगाना होता है, जिसका नाम है ESP8266। ESP8266 एक वाईफाई मॉड्यूल है जो आर्डिनो के साथ कनेक्ट हो सकता है। और अगर इन दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बजट एक्सीड हो जाता है, तो बजट को कम करना है, तो आर्डिनो का एक स्पेशलाइज्ड बोर्ड आता है जिसमें इनपुट आउटपुट पिन्स भी होती हैं और वाईफाई भी इनबिल्ट होता है, वो है नोड एमसी, राइट। अब आप मुझे बताइए, सेशन जितना भी सेशन मैंने आपको अभी तक बताया उससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। और मीनवाइल आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, सो डैट मैं आपकी एक बार अटेंडेंस ले सकूं, ठीक है। सबके सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। क्विकली। और कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं मैसेज में। जल्दी से सारे काम करिए एक साथ। यस सर, एक डाउट था। जी बताइए। तो सर पहले जो आप सब 1 सेकंड युगल, 1 सेकंड। आप सब अपने अपने कैमरास को जल्दी से टर्न ऑन करिए। मैं मीनवाइल इनके डाउट्स को भी लेता रहूंगा और आपकी अटेंडेंस भी ले लूंगा। बोलिए। सर 5 वोल्ट का जो सप्लाई लगा रखा था उसको EN1 और EN2 में क्यों कनेक्ट करा है? जुगल आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई, ठीक है। आप एक काम करिए, मैसेज में पूछिए।
5 वोल्टेज को, अच्छा आप 1 मिनट के लिए अपने अपने कैमराज ऑफ कर लीजिए, क्योंकि फिर कैमरा ऑफ कर सकते हैं अभी आप, ठीक है। सिर्फ 1-2 ने ऑन किया था, उनकी अटेंडेंस हो गई है, रेस्ट को रहने दीजिए, आप लोग से बात करते हैं। युगल कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया है, ये क्वेश्चन क्या है कि 5 वोल्टेज को EN1 एंड EN2 में क्यों कनेक्ट किया है। वो इसलिए कनेक्ट किया है 5 वोल्ट को हमें EN1 और EN2 में, बिकॉज EN1 है हमारी आईसी की लेफ्ट साइड को इनेबल करने के लिए, और इनेबल 2 है आईसी की राइट हैंड साइड को इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो जब हम आईसी की लेफ्ट और राइट साइड को इनेबल करेंगे तो उसको इनेबल करने के लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी, ठीक। अब आईसी की लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होती है वो समझते हैं पहले। जब आप इस आईसी को एक्चुअली हार्डवेयर में देखेंगे तो हार्डवेयर में इस आईसी को देखते समय जो आपने मोटर 1 के कनेक्शन किए हैं ना, वो मोटर 1 के कनेक्शन होते हैं पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, वेदर इट इज इनपुट 1, इनपुट 2, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। अभी तो आप सिमुलेशन में देख रहे हैं कि इनपुट 1 एक साइड है और आउटपुट 1 एक साइड है, ठीक है। इनपुट 2 एक तरफ है और आउटपुट 2 एक तरफ है। लेकिन जब आप इसको कैसे देखेंगे, हार्डवेयर पे देखेंगे इसकी आईसी के कनेक्शन, तो इनपुट 1, इनपुट 2, आउटपुट 1, आउटपुट 2, इनेबल 1, ग्राउंड, ये सब एक साइड पे होंगे। और आईसी की राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इनपुट 3, इनपुट 4, आउटपुट 3, आउटपुट 4 और ग्राउंड, ठीक है, और इनेबल 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या, अगर आप एक ही मोटर यूज कर रहे हैं तो आपको आईसी की लेफ्ट हैंड साइड इनेबल करनी है इनेबल 1 से। अगर आप दोनों मोटर यूज कर रहे हैं तो आईसी की दोनों साइड इनेबल करनी है इनेबल 1 एंड इनेबल 2 से। अगर आप सिर्फ राइट साइड मोटर कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ इनेबल 2 को ऑन करना है, उस केस में आपको इनेबल 1 को ऑन नहीं करना है। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन और आया था ना, दीपक सेशन में हो अगर अभी, तो दीपक कुमार शर्मा, अब तो आपका कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे लोड को एक्सीड कर सकते हैं हम। यस, गुड दीपक। युगल, आपको भी डाउट क्लियर है? VSS जो है वो आईसी को एनर्जाइज कर रहा है, सिर्फ आईसी को एनर्जाइज कर रहा है, ठीक है। आईसी उससे ऑन हो जाएगी, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑन नहीं होंगी। देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऑन करने का मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए कि मोटर 1 की पिंस को एक्टिव करना है, या मोटर, और फिर दूसरे इनेबल 2 से समझ लीजिए कि मोटर 2 की पिंस को एक्टिवेट करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ VSS को ऑन करते हैं तो ना तो मोटर 1 ऑन होगी, ना मोटर 1 की पिन एक्टिव होंगी, ना मोटर 2 की एक्टिव होंगी, ठीक है। उससे सिर्फ VSS एक सर्किट क्रिएट करेगा और आईसी एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर आप आर्डिनो को 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो आर्डिनो को 5 वोल्ट की सप्लाई देने से 13, 12, 11, 10 इन सब में 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी ना। इसमें तो तब आएगी जब आप बताएंगे उसको कि हाँ 13 में 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करनी है या आउटपुट करनी है। इन दी सेम वे इस आईसी में 5 वोल्ट की सप्लाई VSS से आ जाएगी, आईसी एनर्जाइज हो जाएगी, बट उसकी जो इंडिविजुअल पिन्स हैं उनमें आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो एक्टिव हो पाएंगे। एनी अदर डाउट्स प्लीज? नो सर। ओके, सो थोड़ा सा मेरे को आप मैसेज में क्विकली आप लोग, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, कैमरा तो ऑन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज में सिर्फ इतना बता दीजिए क्विकली कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है। BTKIT, BTKIT, HNB गढ़वाल, तुलाज इंस्टीट्यूट, BTKIT, तुलाज इंस्टीट्यूट, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, तुलाज इंस्टीट्यूट, BTKIT, मतलब BTKIT के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ओके, तुलाज, शिवालिक, गुड। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो लेट मी टेल यू लिटिल अबाउट द कंपनी एनसीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, जैसे कि जितने भी कॉलेजेस के नाम मैंने अभी लिए हैं इन सब कॉलेज में हम आ चुके हैं, एक्सेप्ट HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, क्योंकि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मुझे आए हुए 2 साल हो गए हैं करीब। बाकी सब कॉलेज में मैं फ्रिक्वेंटली आता रहता हूँ और अपने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड गेस्ट लेक्चर कंडक्ट करता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है।
थोड़ा सा एनसीनो का नाम आपने शायद पहले सुना हो, बिकॉज आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कल भी बताया था मैंने आपको, एनसीनो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज working in the field of training, development and placements. And in the field of training, we are into offline training and online training. For offline training, we have 2 centers. First one is in Dehradun and second one is in Haldwani, right? And in case of the online training, we have 2 options: the online live training and online recorded training. Online live training आप देख चुके हैं कैसी चल रही है अभी, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड ट्रेनिंग के केस में यू विल गेट दी सीरीज ऑफ लेक्चर्स, और वो लेक्चर्स के साथ आप फ्लेक्सिबल होंगे, जिस भी टाइम आप अटेंड करना चाहें उस टाइम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस फॉर ऑनलाइन रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, देयर आर टू मेनी वेबसाइट्स हु आर प्रोवाइडिंग दी ऑनलाइन रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि उन सब में कोई ट्रेनर को नहीं जानता है, और जब ट्रेनर को नहीं जानते हैं तो आपको आपके जो डाउट्स आते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, तो डाउट्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते, और जब डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो उस ट्रेनिंग का कोई रिजल्ट नहीं आ पाता आपके पास, राइट? सो आप मेरे को आप मिल चुके हैं, ठीक है। इन फ्यूचर इफ यू विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशंस, तो मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, ईमेल आईडी शेयर करूंगा, सो दैट वी कैन कनेक्ट ओवर दी व्हाट्सएप और इंटरनेट, तो हम अपने डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दी हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट में आप देख सकते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू दी हार्डवेयर पार्ट, मीन्स कि हम हार्डवेयर आपको दे नहीं रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर आपको दिखा रहे हैं, और उस हार्डवेयर में आप देख सकते हैं चीजें कैसे होती हैं। If I will talk about the other platforms where you will attend the recorded sessions, but they do not work on the hardware, क्योंकि लिमिटेड लोग हार्डवेयर पे एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, एज यू ऑल नो डेट कि आपको एक इंटर्नशिप करनी है फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। अब 3 इंटर्नशिप मस्ट हो गई हैं आपके लिए। सो हम लोग आपको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द AICTE नॉर्म्स, वी हैव इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। वो कंपलसरी हो गई है 3 इंटर्नशिप, किसके लिए कंपलसरी हो गई है सर? Ajit, please wait, let me complete, then I will tell you, okay? AICTE have launched this rule for too many universities. Even if I will talk about the Uttarakhand Technical University, Uttar Pradesh Technical University, and other technical universities, they are following the norms of AICTE. According to the AICTE norms, student of BTech have to perform 3 internships throughout the BTech. First and second year break, second in second and third break, and third in third and fourth break, right? It can be completed in the duration of फर्स्ट ईयर, लाइक आप विंटर्स में भी कर सकते हैं, समर्स में भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम के ब्रेक में भी, और सेकंड एंड थर्ड के ब्रेक में भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब जो ये इंटर्नशिप होती है, अब इस बार अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर AICTE से आया है, वो लेटेस्ट ऑर्डर ये है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन no one have to appear for physical training, they can conduct their training on online platform। तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है, वो भी आपको जब कॉलेज खुलेगा उसके बाद, राइट? So we are providing you the certificate approved by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Also it is registered under the AICTE norms. So the company is registered for AICTE and MCA also. Right? Now Ajit Pratap Singh, come to you. आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कब आए? उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में I have visited 3 to 4 times for my workshops. The first one was PLC, then SCADA, and then MATLAB. Even in the month of February, I think I have conducted the MATLAB workshop. You can visit your website. आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे ही मेरा अपडेट होगा, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। नेहा लोहानी, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, ठीक है, आपको दिख जाएगा आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे ही। आप सिंपली एनसीनो का नाम सर्च करेंगे तो आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, उसमें एनसीनो सर्च करिए, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गौरव सिंह, देहरादून में हमारा सेंटर बल्लूपुर चौक पे है, राइट? मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट ड्रॉप कर सकता हूँ जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपको फीस की डिटेल्स चाहिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, अदरवाइज कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, 7409 जो मैंने नंबर शेयर किया है उसमें। इसके अलावा आप कोई आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। Okay, so I think you guys don't have any further doubts, right? So about the recording, by today or tomorrow we'll share the recording of these sessions. You can watch the downloading throughout the link that may be uploaded to YouTube or any other portal. And further,
for certificates, we will upload your certificate into our website. You have to download the certificates from our website. मैं आपको process दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है.